हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। और मैं आकाश रांगडाले आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 9वीं की रसायन विज्ञान, जिसमें आज हम अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज क्या करने वाले हैं, ये जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, इसका हम वन शॉट रिवीजन करेंगे। यानी कि ये कि सिर्फ एक ही क्लास में एक ही वीडियो में आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन मिलेगा, है ना, जिसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हम सारे एग्जांपल्स को कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि आप यदि ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपकी जो एग्जामिनेशंस की तैयारियां हैं, है ना, इस पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ, है ना। और इसमें हम क्या देखेंगे, इस पूरे चैप्टर का वन शॉट रिवीजन। ठीक है, देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहला यह सवाल पैदा होता है कि सर ये जो पदार्थ है ये क्या है। ठीक है, तो आप जहां कहीं पर भी बैठे हैं अपने आसपास नजरें दौड़ाइए, आपको यह दिखेगा, बहुत सारी चीजें दिखेंगी आपको। ये सारी चीजें जिन्हें आप देख पा रहे हो ये पदार्थ है। मतलब ये कि आपके आसपास की जितनी चीजें हैं ये क्या है, ये पदार्थ है ना। अब इसको हम थोड़ा सा रसायन विज्ञान की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप अपने आसपास जिन चीजों को देख रहे होंगे उसमें आपने 3 चीजें गौर से आप ध्यान से देखिएगा, है ना। कौन सी चीजें हैं? तो भाई सबसे पहली बात ये कि ये स्थान घेर रही हैं। आपके आसपास बहुत सारी चीजें होंगी, कुर्सी हो सकती है, टेबल हो सकता है, बॉटल हो सकती है, आपकी किताब हो सकती है, आपकी टीवी हो सकती है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो सबसे पहली चीज क्या भाई, ये स्थान घेरते हैं। पदार्थ जो होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं। अच्छा, इनमें से आप किसी भी चीज को उठाकर देखिए तो आपको यह पता चलेगा कि इन सबके पास द्रव्यमान होता है। मतलब ये कि थोड़े भारी होते हैं। इसका मतलब ये कि इन सभी के पास क्या होता है भाई, द्रव्यमान होता है ना। पहली बात कौन सी थी, स्थान घेरते हैं। और दूसरी बात कौन सी है, इन सबके पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, अच्छा और कोई चीज होती है क्या? तो आप देखेंगे इन सबका कुछ ना कुछ आकार होता है। और यदि इन वस्तुओं का कुछ आकार होता है इसका मतलब इनका आयतन भी होता है ना। तो तीसरे नंबर पे कौन सी चीज है, इनका क्या होता है भाई, आयतन होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान से देखो, 3 चीजें। सबसे पहले तो ये स्थान घेरेंगे, दूसरी बात इनका द्रव्यमान होगा, तीसरी बात भाई इनका आयतन होगा। तो हमारे आसपास की हर वो चीज, हर वो वस्तु, ठीक है, हर वो द्रव्य जिसका क्या होगा भाई, द्रव्यमान होगा, आयतन होगा और स्थान घेरेंगी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पदार्थ। उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारी चीजें यहां पर दी हुई है ना। तो किसी चीज को बजाने से लेकर जो खाने की चीजें हैं, यात्रा करने की चीजें, मतलब हर वो चीज, राइट, जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, आयतन होता है और जो स्थान घेरते हैं, हम उन्हें पदार्थ कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये समझने वाले हैं कि ये जो पदार्थ है ना, ये किन कणों से मिलकर बना होता है, इसकी कौन सी अवस्थाएं होती हैं। आप यदि अवस्था में परिवर्तन करना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा। कहने का मतलब हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, बस हम अपने आसपास की जो चीजें हैं उसको रसायन विज्ञान की हेल्प से समझने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम उन कणों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिनसे क्या बनता है, पदार्थ बनता है। देखिएगा, चलिए, तो अब क्या लिखा हुआ है, जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बनता है। तो भाई ये किससे मिलकर बनता है, तो ये आपके कणों से मिलकर बनता है। मतलब ऐसे बहुत सारे कण होते हैं, है ना, सूक्ष्म कण होते हैं जिससे मिलकर जो पदार्थ है उसका निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है? तो पदार्थ कैसे बनेगा, तो भाई कोई भी पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बनता है ना। अब पदार्थ कौन से हो सकते हैं, तो देखिए कौन से हो सकते हैं भाई, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकती है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया H2O, है ना। तो आपका जब H2O कौन सी अवस्था में रहेगा भाई, सॉलिड स्टेट या फिर ठोस अवस्था में रहेगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे बर्फ। बात समझ में आ रही है? जब H2O आपका सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था में होगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे बर्फ। पर जब आप इसी H2O को कौन सी अवस्था में लेकर जाएंगे, आप उसे द्रव अवस्था में लेकर जाएंगे, तो आप उसको क्या बोलेंगे भैया, आप उसको बोलेंगे जल, है ना। और जब आप इसी H2O को आप गैसीय अवस्था में लेकर जाएंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे वाष्प।
भाई कौन सी चीज बोलेंगे? वाष्प। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक ही पदार्थ है, जो एक ही पदार्थ है उसकी अलग अलग अवस्था भी होती है, तो इसको भी हम कवर करेंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए ठोस कैसे, तो जो बर्फ है वो कैसा है? ठोस है ना? जो जल है वो कैसा है? द्रव है। और जो वाष्प है स्टूडेंट्स वो कैसी है? भाई वो गैस है। इसका मतलब पदार्थ की अलग अलग अवस्था होती है। अब जब पदार्थ की अलग अलग अवस्था होती है तो उसके कणों के बीच में, ध्यान से देखिए यहां पर गैप बहुत कम है, रिक्त स्थान जो है कणों के बीच में वो बहुत कम है। इस जगह पर जो स्थान है वो थोड़ा सा बढ़ गया है ना? और जो गैस की जब आप बात करेंगे तो वो जो कणों के बीच का गैप या स्थान है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब हमें यह समझना पड़ेगा कि वो कौन से कण हैं, ठीक है, जो पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो पिछले साल आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो पदार्थ होते हैं वो बहुत सारे कणों से मिलकर बनते हैं, और वो जो कण होते हैं, ठीक है, मतलब पदार्थ के कण। अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? भाई पदार्थ के कणों के बारे में बात करेंगे। तो जो पदार्थ का कण है वो इन चीजों से मिलकर बनता है। कौन सी चीजें हैं तो समझ लेते हैं इसको अपन, है ना? ध्यान से देखो। तो भाई किससे मिलकर बन सकता है? तो वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बन सकता है, और प्रोटॉन से मिलकर बन सकता है, और न्यूट्रॉन से मिलकर बन सकता है ना? फिर ये तीनों चीजों को आप यदि मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा परमाणु। आप कुछ और परमाणुओं को मिलाओगे तो आपको कौन सी चीजें मिलेंगी? आपको मिलेंगे भाई अणु, है ना? बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए। तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसको मिलाया तो क्या मिला? भाई आपको परमाणु मिला। फिर जब आपने परमाणुओं को आपस में मिलाया तो आपको कौन सी चीज मिली? आपको अणु मिले। तो ये जो पदार्थ के कण होते हैं ना, ये बेसिकली इन्हीं चीजों से मिलकर बनते हैं। अब कुछ ऐसे कण होते हैं जो सिर्फ अणुओं से मिलकर बनते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ परमाणु से मिलकर बनते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब जो कण है, यदि हम उसे और अंदर जाकर देखने की कोशिश करेंगे तो हमें यह पता चलेगा बच्चों कि जो कण होता है वो किससे मिलकर बना होता है? भाई अणु से, परमाणु से। और डीप में जो परमाणु और अणु हैं उसमें होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बात समझ में आ गई? तो जो पदार्थ है उसको समझने के लिए हमें समझने की जरूरत है कणों को, और जो कण है वो किन चीजों से मिलकर बनता है तो ये हम पहले से ही पढ़कर आ चुके हैं। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिए। तो भाई कण जो है वो किससे मिलकर बनेगा? परमाणु से मिलकर बनेगा। और किससे मिलकर बनेगा? अणु से मिलकर बनेगा। बात समझ में आई? तो अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बस इतनी सी दुनिया है रसायन विज्ञान की। बस इतनी सी ही दुनिया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु और परमाणु। जब इन सबको आपने मिलाया तो आपको जो चीज मिली वो मिला कण। कहां गया? ये रहा। और ऐसे वाले जब कण आपस में मिल जाते हैं तो जिस चीज का निर्माण होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो पदार्थ कैसे बनेगा? कणों से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो इन कणों को समझना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये जो पदार्थ के कण हैं इसके कौन से गुणधर्म हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए, तो समझने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट। सबसे पहले तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, है ना? अब देखो, तो अब कणों के बारे में हमने देख लिया था। अब हम ये देखेंगे कि जो कण होते हैं, ठीक है, वो कितने छोटे होते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया गया कि जो कण होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और ये अणु और परमाणु स्टूडेंट्स ये बहुत छोटे होते हैं, जिसे देखने के लिए हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी चाहिए। हम ऐसे सिंपली अपनी आंखों से अणुओं को या फिर परमाणुओं को नहीं देख सकते। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये जो कण होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। यदि हम एक छोटा सा धूल का कण लें, यदि हम एक छोटा सा धूल का कण लें और यदि हम उसको बहुत ज्यादा जूम करके देखेंगे तो हमें वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है वो कण कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, है ना? वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? हम यदि उन्हें बहुत ज्यादा जूम करेंगे बहुत अच्छे कैमरे वाली क्वालिटी वाले कैमरे से, तो हमें वो कण कैसे दिखेंगे? वो जो कण है वो हमें ऐसे दिखेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि पदार्थ किससे मिलकर बना है? भाई कणों से मिलकर बना है ना? और जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? तो कण होते हैं बहुत ज्यादा छोटे, एकदम सूक्ष्म, उससे भी छोटे। बात समझ में आ गई? तो क्या सीखा अभी तक? पदार्थ क्या होता है और पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना है। मैं साथ साथ में क्या करूंगा, जो पुराना वाला पढ़ा रहा हूं उसको भी कनेक्ट करता जाऊंगा।
तो पदार्थ सीखा, डेफिनेशन क्या है उसकी, और कैसे बना, तो किससे बना, कणों से मिलकर बना, है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं, आगे देखते हैं कि ये जो कण है ना, अभी क्या देखा, छोटे कितने होते हैं, अभी देखेंगे ये जो कण हैं इनकी और कौन सी गुणधर्म होती है। तो देखते हैं, ध्यान से देखो, तो कणों के बीच में होता है रिक्त स्थान। कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ध्यान से देखो भाई, एक कण ये ए हो गया, ये एक बी हो गया, ये यहां पर सी ले लो, यहां पर डी ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। तो अब ये बीच में आप देखो क्या बना हुआ है भाई, रिक्त स्थान बना हुआ है। इसका मतलब कणों के बीच में कौन सी चीज होती है, कणों के बीच में होता है रिक्त स्थान। बात समझ में आ रही है, पक्का। तो यदि कोई भी कण होगा पदार्थ का, ठीक है, कोई भी अवस्था यदि होगी, तो उसके बीच में, कणों के बीच में क्या पाया जाएगा स्टूडेंट्स, रिक्त स्थान। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी, कि जो कण होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। दूसरा गुणधर्म कौन सा, कि इनके बीच में होता है रिक्त स्थान। बात समझ में आ रही है। अब तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, तीसरे गुणधर्म की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिए। तो तीसरा क्या है कि आपके जो पदार्थ के कण हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, गतिशील रहते हैं। ध्यान से देखिए, पदार्थ के जो कण हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं भाई, गतिशील रहते हैं। अब हमने ये देखा है कि जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन सी, तो भाई ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है, जिसके बारे में हम डिटेल में और पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। बात समझ में आई। तो आप देखेंगे कि भले ही आप ठोस की बात करें, द्रव की बात करें या फिर गैस की बात करें, भाई है तो पदार्थ ना, किससे मिलकर बना हुआ है, कणों से मिलकर बना हुआ है। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये हमेशा क्या कर रहे हैं, निरंतर गति कर रहे हैं। अब जो गैस है उसका घनत्व बहुत कम होता है, तो उसके कणों की गति ज्यादा होती है। द्रव के कणों की गति थोड़ी सी कम होती है, और ठोस के कणों की गति बहुत कम होती है। मतलब हम इसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, हम इसका अवलोकन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली कौन सी चीज देखी, जो कण होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं। दूसरी कौन सी चीज देखी, जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। और तीसरी कौन सी चीज देखी कि भाई जो कण होते हैं वो निरंतर क्या कर रहे होते हैं, गति कर रहे होते हैं, है ना। फिर से देखते हैं, देखो भाई कैसे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई, कण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कण कैसे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, है ना। दूसरा, इनके बीच में, कणों के बीच में क्या होता है, तो बीच में क्या होता है भाई, थोड़ा सा गैप होता है, यानी कि अंतर होता है ना। और तीसरे नंबर पे क्या, ये हमेशा जो है, जैसे हमें हमेशा पढ़ाई करते रहनी है, ऐसे ही जो कण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं भाई, वो गतिशील होते हैं। बात समझ में आ रही है, हमेशा कैसे होते हैं, तो ये गतिशील होते हैं, है ना। चलो, तो कौन सी 3 चीजें, सूक्ष्म होते हैं, बीच में अंतर आता है, और कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। मतलब आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल फिट करने वाला हूं। बात समझ में आ रही है। हम चैप्टर भी आगे बढ़ाएंगे और जो पुरानी वाली चीज है उसका भी रिवीजन साथ में करेंगे, है ना। फिर से देखते हैं, बार बार हम उस चीज को करेंगे, वो दिमाग के अंदर बिल्कुल फिट कर लेंगे स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है। देखो, सूक्ष्म होते हैं, बीच में अंतर होता है, और कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। तो कणों के बारे में ये 3 चीजें हमने देखी, है ना। अब देखते हैं कि ये जो कण होते हैं, ठीक है, इसका पदार्थ की अवस्था से क्या कनेक्शन है ना। तो समझने के लिए देखिए भाई, सबसे पहले तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो, चलो ये देखो, अब एक और प्रॉपर्टी जिसे हम थोड़ा सा मिस कर गए थे, ठीक है, कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। सवाल पैदा होता है, ये कौन सी बात हुई सर, ये कैसे होता है, ठीक है। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, आकर्षित करते हैं। अब जो पदार्थ है वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है, जो पदार्थ है वो बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है, और जितने भी कण हैं पदार्थ के वो सब आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब तो वो जुड़े हुए हैं ना, तब तो वो जुड़े हुए हैं। कैसे, जैसे भाई एक किताब लिया, एक बुक लिया आपने, उसके सारे जो पन्ने हैं, है ना, वो उसकी स्टार्टिंग में जो ऐसा लेयर बनी होती है उससे जुड़े हुए हैं ना, उसकी वो बाइंडिंग है उससे जुड़े हुए हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक किताब के अंदर सारे पन्ने आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कुछ उसी तरीके से जब आप किसकी बात करेंगे भाई, पदार्थ की बात करेंगे, तो पदार्थ के जो कण रहेंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो हमेशा आकर्षित करते रहेंगे। नहीं तो क्या होता, ये देखो, आपने यहां से पानी डाला, भाई थोड़ा सा पानी गिरता और उसके बाद का पानी उसके साथ में नहीं गिरता, भैया ये बहुत सारे कण ही तो आ रहे हैं। आप यदि से को एकदम जूम करके देखोगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिलेगा कि कितने सारे कण ही तो आ रहे हैं, देखो ना, तब तो ये वाटर लेवल बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो अब हमने कितने गुणधर्म देख लिए भाई, 4 देख लिए। पहला, जो कण होते हैं वो सूक्ष्म बहुत होते हैं। दूसरा, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है।
तीसरा वो हमेशा गति कर रहे होते हैं, और चौथा कि वो एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, वो एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं। तो कितनी चीजें देखी, 4 चीजें देखी। अब देखते हैं कि ये जो कण हमने पढ़ा है, इसका पदार्थ जब बनता है, उसकी अवस्था होती है, तो उसमें क्या योगदान होता है। ठीक है, तो क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने ये देखा पदार्थ क्या है। आप बिल्कुल बने रहिए, मैं सारी चीजें आपके दिमाग में एग्जैक्टली फिट करने वाला हूं जैसा जैसा एनसीईआरटी बुक में गिवन है। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले क्या देखा कि जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है। दूसरे नंबर पे हमने ये देखा कि जो पदार्थ है उसकी जो मूलभूत इकाई है वो क्या है। तो भाई वो कण है, और यदि वो कण है तो वो जो कण है उनकी गुणधर्म क्या है। तो कौन से गुणधर्म है। सबसे पहली बात सूक्ष्म होते हैं, दूसरी बात रिक्त स्थान होता है, तीसरी बात निरंतर गति करते रहते हैं, और चौथी बात उनके बीच में आकर्षण रहता है। क्योंकि यदि आकर्षण रहेगा तब तो वो सारे कण एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, और यदि वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो ही वो पदार्थ बन पाएगा। बात समझ में आ रही है। पदार्थ देखा, पदार्थ के कणों के बारे में देखा, और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, है ना। हां, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, और वो है पदार्थ की अवस्थाएं, जिसका आप बहुत देर से वेट कर रहे थे। तो अब हम ये देखते हैं कि जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो कैसी होती हैं और कितनी होती हैं, और ये जो अवस्थाएं पदार्थ की होती हैं इनका निर्धारण कैसे होता है। तो इसका एक आंसर है, और वो है पदार्थ की अवस्था का पता लगाते हो किस चीज से। तो भाई कणों के बीच की दूरी, ध्यान से देखना, कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी। बात समझ में आ रही है। और थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मतलब ये कि आपका जो पदार्थ है उसकी जो अवस्था है वो किस पर डिपेंड करेगी। तो वो डिपेंड आपकी करेगी कणों के बीच की दूरी पर। आप यदि कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन करते हैं तो सीधे सीधे उसका असर पड़ेगा पदार्थ की अवस्था पर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पदार्थ की जो अवस्था है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है जो कण होते हैं उनके बीच की दूरी पर, है ना। समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए। अब भैया आपने कहा ठोस, एक है आपके पास ठोस, इसके बाद है आपके पास द्रव, है ना, और इसके बाद क्या है, गैस है। तो सवाल पैदा होता है कि आप ये कैसे बताएंगे कि आपका जो पदार्थ है ना, वो ठोस है, द्रव है या गैस है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है पता लगाने का, है ना। हम इसको थोड़ा डीप में भी पढ़ेंगे, पर ध्यान से देखो। तो कौन सा तरीका है भाई, जो ठोस है उसमें जो कण होते हैं ना वो बिल्कुल पास पास में होते हैं। देखो एकदम पास पास में, एकदम पास पास में होते हैं, एकदम कॉमन सेंस वाली बात। कोई बहुत भयंकर केमिस्ट्री नहीं है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखो, बिल्कुल पास पास में सारे बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो भाई ये ठोस है। अब द्रव की जब आप बात करोगे तो कणों के बीच का जो अंतर है, जो दूरी है, वो क्या हो जाएगी, वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ध्यान से देखो। और जब आप गैस की बात करोगे तो जो दूरी है वो और भी बढ़ गई। इसका मतलब कि जो कणों के बीच की दूरी है, इससे आप ये बता सकते हो कि पदार्थ की अवस्था क्या है। इतनी सी तो बात है। क्या याद रखना है, सिर्फ एक चीज, कणों के बीच की दूरी। मतलब सीधी बात यह है कि जब आप ठोस से क्या बनाओगे, गैस, या फिर जब आप ठोस से क्या बनाओगे, है ना, आप पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन भी तो करोगे। तो जब आप ठोस से बनाओगे द्रव या फिर ठोस से बनाओगे गैस, तो क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा एक तरीका निकालना है जिससे आप कणों के बीच की दूरी में क्या कर सकें, परिवर्तन कर सकें। बात समझ में आ रही है। तो कणों के बीच की दूरी में यदि परिवर्तन होगा तो उससे अवस्था में परिवर्तन होगा, है ना। तो सबसे पहले हम अवस्था के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि जो अवस्था है उसमें परिवर्तन कैसे होता है। बात समझ में। तो देखते हैं कौन सी अवस्था है। भाई ठोस है, देखो बहुत पास पास में कण है। इसके बाद द्रव है, देखो कणों की दूरी भी थोड़ी सी बढ़ गई है। फिर क्या चीज है, तो भाई गैस है, तो गैस में कणों की दूरी और बढ़ गई है। तो मूल रूप से, वैसे तो हमें टोटल 5 अवस्थाएं पढ़नी है, पर मूल रूप से हमें जो 3 अवस्थाएं उनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कौन सी, तो ठोस है, द्रव है और गैस है। बात समझ में आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ये जो अवस्थाएं हैं पदार्थ की, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो क्या पढ़ा अभी तक, सबसे पहले पढ़ा पदार्थ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। फिर कौन सी चीज कवर की कि जो पदार्थ होता है वो किन कणों से मिलकर बना होता है, और जो कण होते हैं उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो कौन सी होती है, सूक्ष्म होते हैं, कणों के बीच में अंतर होता है, हमेशा गतिशील रहते हैं, और कणों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है।
बात समझ में आई? फिर देखा हमने कि जो पदार्थ है उसकी अवस्थाएं कौन सी है, तो कौन सी है भाई? ठोस है, द्रव है, गैस है। बात समझ में आ रही है? अब हम क्या करेंगे, ये जो अवस्था है पदार्थ की, इसको 1 बाय 1 कवर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले एकदम सॉलिड स्टार्ट हम लेंगे ठोस से। बात समझ में आई? देखिए, ये देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास पदार्थ की जो अवस्था है स्टूडेंट्स, वो है ठोस अवस्था, है ना। और ठोस अवस्था में किस चीज को हम देखेंगे? तो हम ये देखेंगे कि जो भी कोई भी आपका, जैसे ये देख लो, ये कील ले लो आप, या फिर ये हथौड़ा ले लो, आप देख रहे होंगे कि इसका जो आकार है और जो आयतन है वो कैसा है भाई? वो निश्चित है। इसका मतलब जब आपसे कोई पूछे कि ठोस अवस्था की गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो आपको यह बताना है कि उसका जो आकार है वो कैसा है? निश्चित है। आकार जो है वो कैसा है? निश्चित है। अच्छा, सीमाएं कैसी हैं? तो स्पष्ट है। आकार निश्चित है और सीमाएं कैसी हैं? तो स्पष्ट है। और आयतन जो है वो कैसा है? स्थिर है। समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखो। एक टेबल ली गई, टेबल के ऊपर एक डिब्बा रख दिया गया, है ना। बात समझ में आई? अब क्या होगा, इस पर मैं इसको ऐसे एक बल लगाऊंगा। अब जब मैंने बल लगाया तो थोड़ी देर बाद डिब्बा उस जगह से आगे बढ़ जाएगा। जब डिब्बा आगे बढ़ जाएगा तो क्या उसके आयतन में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ ना। इसका मतलब उसका जो आयतन है वो कैसा है? स्थिर है। अच्छा, इसकी सीमाएं स्थिर है। देखो, ध्यान से देखो, सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। बात समझ में आई? और तीसरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इसका आकार निश्चित है। ऐसा नहीं था कि आपने एक डिब्बा लिया, ठीक है, और जब आपने उस पर बल लगाया, आप उसको आगे की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे तो उसका जो आकार है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब हर वो चीज जिसका आकार कैसा है? निश्चित है, सीमाएं कैसी है भाई? स्पष्ट है, और आयतन कैसा है? स्थिर है ना। वो चीजें क्या है? तो वो है आपका ठोस। वो क्या है? वो आपका ठोस है। तो आज जब ये क्लास खत्म होगी उसके बाद आप अपने आसपास की सारी चीजों में ये ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी चीजें ठोस है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो द्रव है, और ऐसी कौन सी चीजें जो गैस है। बात समझ में आ रही है? फिर से देखते हैं। ठोस भाई आकार निश्चित रहेगा, सीमाएं स्पष्ट रहेगी, आयतन जो है वो भी स्थिर रहेगा। बात समझ में आई? अब देखते हैं पदार्थ की जो अगली अवस्था है वो कौन सी है, तो वो है आपकी द्रव अवस्था। अच्छा, इसमें क्या देखते हैं? देखो, है ना, द्रव अवस्था। तो अब जो द्रव अवस्था है उसमें हम ये देखेंगे कि इसकी भी 3 प्रॉपर्टीज या 3 गुणधर्म होते हैं। समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, आपने ये लिया और आपने एक डिब्बा और ले लिया, 2 डिब्बे ले लिए भाई आपने। एक डिब्बा आपका थोड़ा सा सकरा ज्यादा है और दूसरा डिब्बा जो है वो चौड़ा ज्यादा है ना। और यहां पर आपके पास एक बॉटल है। हम एक बॉटल बनाते हैं सबसे पहले। तो एक बॉटल है आपके पास, ठीक है, एक बॉटल है, बहुत लंबी बॉटल बन गई, कोई बात नहीं। चलो, इसमें पानी भरा हुआ है। 1 मिनट, पानी डालते हैं इसमें पहले तो, है ना। रुको, बॉटल ही अच्छे से बनाते हैं। रुको अच्छे से बॉटल बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, तो भाई ये बनी बॉटल, देखो ये बनी बॉटल, है ना, ये बन गई बॉटल। अच्छा, पानी डालते हैं अब इसमें। ये पानी डाला, ठीक है, बॉटल में डाला पानी। मैंने कहा कि भाई ये जो पानी है ये 500 ml है। कितना है? 500 ml है ना। यहां तक पानी डाला हुआ है इसमें। 1 मिनट, हाँ, कितना है? तो भाई ये है आपका 500 ml। अब एक बार ये जो 500 ml हमारे पास पानी है, इसको हम डालते हैं ये पहला वाला बर्तन जिसका नाम A है, और ये दूसरा वाला बर्तन, है ना, ये पहला वाला बर्तन बना लेते हैं, और ये दूसरा वाला बर्तन जिसका B है, ठीक है। अब ये जो पानी है इसको एक बार डालेंगे हम A में, और फिर इतना ही हम डालेंगे B में। तो जब आप इसको A में डालोगे तो इसका लेवल कितना आ जाएगा भाई? इसका लेवल यहां तक आ जाएगा, देखो यहां कहीं तक आ जाएगा, ठीक है। पर आप जब दूसरे वाले में डालोगे, क्योंकि वो चौड़ा बहुत ज्यादा है ना, तो उसका लेवल यहां कहीं तक रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आप यदि ध्यान से देखेंगे, राइट, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो आयतन है ना, इसमें जो आयतन है भाई वो कितना है? भाई वो भी 500 ml है। इसमें जो आयतन है वो कितना है? भाई वो 500 ml है। अच्छा, इसमें जो आयतन है ये भी कितना है? तो ये भी 500 ml है। पर यदि आप
उसके आकार की बात करेंगे। तो देखो यहां पर आकार कैसा है, तो भाई बर्तन का जैसा आकार है वैसे ही जल का भी आकार है, यानी कि द्रव का आकार है। इसी तरीके से दूसरे वाले केस में यहां पर जो आकार है, राइट, देखो यहां पर जैसे बर्तन का आकार है वैसी आकार है। तो आयतन तो कांस्टेंट है, आपका जो आयतन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बट आकार में परिवर्तन हो रहा है। तो क्या सीखा कि जो आयतन है वो कैसा रहेगा, तो भाई वो रहेगा निश्चित। आयतन कैसा रहेगा, वो निश्चित रहेगा, पर जो आकार है वो अनिश्चित रहेगा। आयतन कैसा रहेगा, वो निश्चित रहेगा, बट जो आकार है वो कैसा रहेगा, वो अनिश्चित रहेगा। मतलब आप जैसे बर्तन में डालोगे वो वैसे ही आकार धारण कर लेगा, आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। पर आप यदि उसको बर्तन का आकार बदलते हो तो उसका आकार जो है वो भी बदल जाएगा। इसका मतलब कि जो आयतन है वो कैसा है भाई, वो निश्चित है ना। जो आयतन है वो कैसा है, वो निश्चित है, पर जो आकार है वो अनिश्चित है। बात समझ में आ रही है। देखिए निश्चित है और ये कैसा है, तो भाई ये अनिश्चित है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वह है तरलता। वो कौन सी चीज है, तरलता, कि आपके जितने भी द्रव होते हैं वो कैसे होते हैं, वो तरल होते हैं। इसीलिए जब पानी को आप ऐसे गिर जाते हैं तो फैल जाता है ना, ठीक है। तो ये तीन चीजें कौन सी, ध्यान से देखिएगा, आयतन निश्चित है, आकार अनिश्चित है और कैसा है, तरल है। बात समझ में आ रही है। तो क्या कनेक्ट किया, इसके पहले हमने ठोस के बारे में पढ़ा, अभी हम पढ़ रहे हैं द्रव के बारे में, और थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे गैस के बारे में। ध्यान से देखो अभी अब तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो गैस होती है ना, बात समझ में आई, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, पदार्थ की किस प्रकार की अवस्था है। तो समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखो। तो मैं क्या करता हूं, एक अच्छा एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखना। रुको, मैं इसी में एक एग्जांपल क्रिएट कर देता हूं। स्टूडेंट्स मानकर चलते हैं कि अगरबत्ती है, एक अगरबत्ती यहां पर है ऐसे, एक मिनट, और हम जो है एक अगरबत्ती लगाते हैं केमिस्ट्री के नाम पे, ठीक है ना। चलो एक अगरबत्ती ये लगी, एक अगरबत्ती ये लगी, तो क्या होगा, ये अगरबत्ती से धुआं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अब ये धुआं, अब एक बात बताओ, यदि एक रूम में अगरबत्ती है, राइट, यदि एक रूम में अगरबत्ती है तो क्या आपको दूसरे वाले रूम में उसकी स्मेल या फिर गंध आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गैसेस होती हैं, जो गैस होती है, ठीक है, वो क्या होती है, तो भाई उसका आयतन जो होता है वो भी अनिश्चित होता है। ओके, तो उसका आयतन होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है, और उसका आकार भी अनिश्चित होता है। आपने अगरबत्ती को एक रूम में लगाया और उसकी जो गैस है, उसकी जो गंध है वो दूसरे रूम में भी पहुंच गई, है ना, दरवाजा खुला है। तो इसका मतलब ये कि उसका जो आयतन है वो कैसा है भाई, तो वो है आपका अनिश्चित। आयतन कैसा है, अनिश्चित। इसी तरीके से उसका जो आकार है, आप कुछ नहीं कह सकते, देखो ये आकार ये बदलता जा रहा है, ये और बदलता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो इसका मतलब जो आकार है वो अनिश्चित है, जो आयतन है वो अनिश्चित है। बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, इसके जो अणु है वो बहुत दूर दूर है, कोई यहां पर है, कोई यहां पर, ऐसे इसके जो अणु है वो बहुत दूर दूर है। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैसेस होती हैं, है ना, जो गैस होती है, जो पदार्थ की तीसरी अवस्था है, वो उसमें आकार जो रहेगा वो कैसा रहेगा, अनिश्चित रहेगा। ठीक, इसके बाद जो आयतन है वो भी कैसा रहेगा, अनिश्चित रहेगा। और दूसरी बात, जो अणु है वो बहुत दूर दूर रहेंगे। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में भाई, गैस के बारे में पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, हम ठोस, द्रव और गैस तीनों को कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम इनकी अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है, तो ध्यान से देखिएगा, है ना। तो अब क्या करते हैं कि जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं उसमें परिवर्तन कैसे होता है, कौन सी अवस्था भाई, ठोस के बारे में देखा, द्रव के बारे में देखा और गैस के बारे में देखा। अब इनमें परिवर्तन कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये देखिए, है ना। तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है जिसको हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया हुआ था, कि आप यदि अवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, ठीक है, आप यदि अवस्था में परिवर्तन चाहते हैं तो आप सिर्फ इस चीज पर ध्यान रखें कि जो कणों के बीच की दूरी है, कणों के बीच जो दूरी है, क्योंकि पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है भाई, कणों से मिलकर बना हुआ है, तो कणों के बीच की दूरी है, इसमें क्या करना है, इसमें परिवर्तन करना है। इसमें क्या करना है, तो इसमें परिवर्तन करना है। बात समझ में आ रही है। तो आपने यदि कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन कर दिया
तो अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा, है ना। अब अवस्था में जो परिवर्तन आएगा उसको हम वन बाय वन, ठीक है, किस अवस्था में कब कैसे परिवर्तन आएगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई ठोस है आपके पास। अब कोई चीज यदि ठोस है ना, कोई चीज यदि ठोस है और आप उसको क्या बनाना चाहते हैं, उसको द्रव बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे बनाएंगे। तो आपको बस ये याद रखना है कि आप यदि किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको उसके कणों के बीच की जो दूरी है, क्या है, जो दूरी है, बात समझ में आ रही है, कणों के बीच की जो दूरी है उसमें क्या करना है भाई, उसमें परिवर्तन करना है आपको। तो आपको ध्यान देना है किसमें, अवस्था में परिवर्तन, मतलब किसमें परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। 1 मिनट के लिए वीडियो रोकेंगे और इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे सभी बच्चे, राइट। किसमें भाई, अवस्था में परिवर्तन मतलब कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन। बात समझ में आ रही है। और हम दो ऐसे तरीके होते हैं जिससे कणों के बीच की जो दूरी है ना, इसमें परिवर्तन करते हैं। तो कौन सा तरीका भाई, तो पहला तरीका कौन सा है, तापमान है। बात समझ में आ रही है, पहला कौन सा तरीका है, तापमान है, और दूसरा कौन सा तरीका है, दाब है। मतलब आप यदि टेम्परेचर या तापमान में परिवर्तन करेंगे तो किससे क्या होगा, कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन होगा। इसी तरीके से आप यदि दाब में परिवर्तन करेंगे यानी प्रेशर में चेंज करेंगे तो आपके कणों के बीच की दूरी जो है उसमें परिवर्तन होगा, है ना। तो हम ये समझते हैं कि हम दाबमान और दाब इन दोनों से जो पदार्थ की अवस्था है उसमें कैसे परिवर्तन करते हैं, ठीक है। और हम हर प्रकार के जो अवस्था में परिवर्तन है उसके लिए एक एक उदाहरण लेकर उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, अवस्था में परिवर्तन मतलब दूरी में परिवर्तन, पहली बात। दूसरी बात, दूरी में परिवर्तन करने के कौन से दो तरीके, तो भाई तापमान बदलिए या फिर दाब बदलिए। इसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, हम ठोस से बदलने की कोशिश कर रहे हैं द्रव में, है ना। तो देखते हैं, ये वाला पार्ट मैं मिटा देता हूं, मुझे रिक्वायर्ड रहेगा। तो ध्यान से देखो, किसमें, दूरी में परिवर्तन करना है। अब आप ठोस से बदलना चाह रहे हो द्रव, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। भाई हमने क्या किया, हमने लिया बर्फ। हमने कौन सी चीज ली, बर्फ। और हम बर्फ से क्या बनाना चाहते हैं, तो भाई हम बर्फ से बनाना चाहते हैं जल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बर्फ है हमारा, वो हमारा H2O है, पर कौन सी अवस्था में, सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में। और जो हमारा जल है वो भी हमारा H2O है, बट वो कौन सी अवस्था में, तरल यानी कि द्रव अवस्था में। तो क्या किया होगा आपने, भाई ये यहां पर ऊष्मा दी होगी ना, क्या दिया होगा आपने, ऊष्मा दी होगी आपने। तो क्या हुआ कि जो वो बर्फ है वो ठोस अवस्था से किस में चला गया, द्रव अवस्था में चला गया। तो जब कोई चीज ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाती है तो हम उसको बोलते हैं संगलन। आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो चीज गल रही है, वो ठोस से तरल में परिवर्तित हो रही है। तो जब भी कोई पदार्थ या कोई चीज ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तित होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, संगलन। बात समझ में आ रही है ना। पर अब आपको वापस से, अब आपको क्या करना है, भैया आपने जल लिया, ठीक है, और जल क्या है भैया आपका, देखो जल क्या है आपका, ये H2O है, कौन से, लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में। अब इससे आप वापस से क्या बनाना चाहते हो, तो भैया बर्फ बनाना चाहते हो। तो ये हो गया H2O, और ये कौन से में, सॉलिड में यानी कि ठोस में। तो क्या करोगे भैया, आप इसका तापमान कम करोगे ना। आपने जब गर्म किया तो वो चीज सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तित हो गई। अब आप उसको ठंडा करेंगे, मतलब उसके अंदर की जो ऊष्मा है उसको आप बाहर निकालेंगे, तो उससे क्या होगा, जो आपका जल होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा बर्फ में। इसका मतलब ये जो अवस्था है इसको हम बोलेंगे जमना। इसीलिए जब पानी के अंदर से ऊष्मा बाहर निकल जाती है तो पानी जम जाता है और क्या कहलाता है भाई, बर्फ कहलाता है, ठीक है। तो ठोस से द्रव मतलब संगलन, गलना, है ना। और द्रव से ठोस मतलब भाई क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका जमना। बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखिए। तो ठोस से बनाया द्रव और द्रव से बनाया क्या भाई, आपने ठोस बनाया, ठीक। अब इसको समझ, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो, अब द्रव से आपको बनाना है गैस। अब द्रव से आपको क्या बनाना है, गैस बनाना है। कैसे बनाओगे, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, वाष्पीकरण करेंगे, मतलब, है ना। इसको समझने के लिए देखो, अभी देखो ये वाला पार्ट हो गया। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्लियर। अब देखते हैं, देखो ध्यान से देखेंगे, है ना। ये चीज है, इसको हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। अणुओं के बीच की दूरी जो है वो परिवर्तन करनी है यदि आप अवस्था में परिवर्तन चाहते हैं तो। अच्छा जी, तो अब द्रव से आपको बनाना है गैस, कैसे बनाओगे, तो आप क्या करेंगे, आप जो प्रोसेस फॉलो करेंगे, जो प्रक्रिया फॉलो करेंगे वो होगी वाष्पीकरण।
तो जब भी किसी द्रव का वाष्पीकरण होता है स्टूडेंट्स, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें भाई वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यदि आप गैस से द्रव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसका घनत्व बढ़ाएंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, संघनन, है ना। इसका मतलब गैस से आप बना रहे हो द्रव तो आप क्या बोलोगे, संघनन। और यदि द्रव से आप क्या बना रहे हो, गैस बना रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे भाई, वाष्पीकरण। बात समझ में आ गई? तो क्या सीखा, ठोस से द्रव बनाया, द्रव से गैस बनाया, ऐसे ही द्रव से ठोस बनाया और गैस से भी द्रव बनाया, है ना। उसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स, यहां पर भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब आप ठोस को सीधे किस में कन्वर्ट कर रहे हो, गैस में। ठीक है, अभी क्या करना है आप सब लोगों को, ये जो ऊपर वाले दोनों मैंने बताए, ठोस और द्रव और गैस, इसके अपने आसपास उदाहरण देखने और उसको अपनी कॉपी में लिखना है ना। अब देखेंगे ठोस जो है उससे हम बनाने वाले हैं गैस, तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है कैम्फर यानी कि कपूर। जब आप कपूर को जलाते हैं तो वो ठोस रहता है, पहले ठोस रहता है, राइट। पर जब आप उसको जलाते हैं तो वो तरल नहीं बनता, वो द्रव नहीं बनता, वो सीधे वाष्पीकृत हो जाता है। इसका मतलब हम इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। बात समझ में आ रही है? मतलब ठोस से आपने क्या किया, गैस बना दिया, आप यहां पहुंचे ही नहीं, सीधे बाईपास लिया, शॉर्टकट लिया। बात समझ में आ रही? तो ऊर्ध्वपातन क्या रहेगा भाई, जिसमें ठोस जो रहेगा वो सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठोस जो है वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। बात समझ में आ रही है? ऐसा और भी चीजों के साथ होता है, जैसे आपने सुना होगा शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस। जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं शुष्क बर्फ। बात समझ में आई? हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ। और यदि आप इसको गर्म करते हो, और यदि आप इसको गर्म करते हो, राइट, तो अब ये बन जाएगी CO2, है ना। एक मिनट, CO2 और कौन सी अवस्था में, तो भैया गैसीय अवस्था में। किसमें थी भाई, ठोस में थी, किसमें कन्वर्ट हो गई, गैस पे कन्वर्ट हो गई, मतलब ये द्रव बनी ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो क्या देखा, दो एग्जांपल देखे, एक तो कपूर वाला एग्जांपल देखा जिसमें जो ठोस है वो सीधे किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, है ना। दूसरा एग्जांपल क्या देखा कि जो शुष्क बर्फ है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जब आपने उसको गर्म किया तो वो क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड है, बट उसकी अवस्था जो है वो ठोस से क्या हो गई, तो भाई इसकी जो अवस्था है ना, वो ठोस से क्या हो गई, वो ठोस से हो गई आपकी गैस हो गई। कहानी समझ में आ रही है? तो इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और इसका जस्ट ऑपोजिट जो है स्टूडेंट्स, वो होता है निक्षेपण। मतलब आपकी जो गैस है, आपकी जो गैस है, राइट, यदि वो गैस सीधे किस में परिवर्तित हो रही है, ठोस में परिवर्तित हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, निक्षेपण, है ना। तो कौन सी चीजें सीखी, सबसे पहले सीखा संगलन क्या होता है, तो संगलन में ठोस जो होगा वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो द्रव है जब वो ठोस में परिवर्तित होगा तो क्या बोलेंगे भाई, जमना, है ना, इसलिए हम कहते हैं बर्फ जमाना। बात समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से जो द्रव है यदि वो गैस में परिवर्तित होगा तो हम बोलेंगे उसे वाष्पीकरण। पर यदि आपकी जो गैस है वो द्रव में परिवर्तित हो रही तो हम बोलेंगे संघनन। मतलब ये कि हम इस चैप्टर को इस तरीके से तैयार करने वाले हैं कि सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर फिट करने वाला हूं मैं। बात समझ में आ रही है? देखिए, पर आप यदि ठोस से आप क्या बना रहे हो, गैस बना रहे हो, तो आप बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। और आप यदि गैस से क्या बना रहे हो, ठोस बना रहे हो, तो आप बोलेंगे निक्षेपण। बात समझ में आ रही है? तो हमने 6 अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में देखा जिसमें हम किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं। किसमें? ठोस से द्रव में, द्रव से ठोस में। ऐसे ही द्रव से गैस में, गैस से द्रव में। कुछ इसी तरीके से ठोस से गैस में और गैस से ठोस में। बात समझ में आ रही है? तो हमने अभी पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं हैं, जो 3 मूलभूत अवस्थाएं हैं, उनको आपस में कैसे परिवर्तित करते हैं उसके बारे में सीखा, है ना। अब देखो, सबसे पहले तो इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हाँ, ये करने से पहले एक चीज हम और देखते हैं कि जो हमने ठोस देखा था, द्रव देखा था और गैस देखा था, है ना, इनके बारे में हम थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? कौन सी चीज है, ठोस है, द्रव है और क्या है, गैस है ना। तो ध्यान से देखना। तो भाई काम करते हैं, यहां पर लिखते हैं आकार, ठीक है। यहां पर कौन सी चीज लिखते हैं, यहां लिखते हैं आकार, और यहां क्या लिखते हैं, आयतन। तो एक तरफ लिखा हुआ है आपका क्या,
तो एक तरफ लिखा हुआ है आकार और एक तरफ लिखा हुआ है आयतन, है ना। थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा इसको, रुको जरा, आकार और आयतन। देखो तो भाई एक तरफ आकार ले लेते हैं, ठीक है, और एक तरफ आयतन ले लेते हैं, है ना। आकार ले लिया, आयतन ले लिया। अच्छा, अब क्या करते हैं, देखते हैं। तो ठोस ले लेंगे, द्रव ले लेंगे, गैस ले लेंगे, है ना। ध्यान से देखो तो, ठीक है। अब देखो तो भाई ठोस, और यहां पर है द्रव और यहां पर है आपका गैस। तो बात समझ में आ रही है। तो क्या देखा था कि जो भाई आपका जो ठोस है उसमें जो आकार है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, है ना। तो ये कैसा रहेगा, तो ये रहेगा आपका निश्चित। कैसा रहेगा, ये निश्चित रहेगा। अच्छा, जो आपका ठोस है उसमें आकार के साथ साथ जो आयतन है ये भी कैसा रहेगा भाई, ये निश्चित रहेगा, है ना। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से जो द्रव की आप बात करेंगे तो आयतन जो है वो निश्चित रहेगा, आयतन जो है वो निश्चित रहेगा, पर जो आकार है वो आप जिस बर्तन में डालोगे, जिस आकार के आप बर्तन में किसी द्रव को डालोगे तो वो उसी का जो रूप है वो धारण कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आकार है वो कैसा रहेगा, अनिश्चित रहेगा, है ना। जो आकार है वो कैसा रहेगा, तो अनिश्चित रहेगा। अच्छा, गैस की जब आप बात करेंगे तो जो आकार है वो भी अनिश्चित रहेगा, ठीक। और एक मिनट, है ना। और जो आयतन है वो भी कैसा रहेगा, तो भाई वो भी अनिश्चित रहेगा। बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखिए। तो वो भी कैसा रहेगा, ये भी अनिश्चित रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो ठोस है, द्रव है और गैस है, आपसे यदि कोई पूछे कि आप तुलना कैसे करेंगे, आप अंतर कैसे बताएंगे ठोस में, द्रव में और गैस में, तो स्टूडेंट्स आप कैसे बताएंगे, आप ये बताएंगे कि भाई जो आकार है, देखिए जो ठोस है उसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित रहते हैं, पर जब आप द्रव की बात करते हो तो आकार जो है वो अनिश्चित रहता है और आयतन जो है वो निश्चित रहता है। और जब आप गैस की बात करते हो, है ना, जब आप गैस की बात करते हो तो उस कंडीशन में आपका जो आकार है और आयतन है किसी भी पदार्थ का वो कैसा रहेगा, वो अनिश्चित रहेगा। तो हमने एक छोटा सा कंपैरिजन देखा, हमने अंतर देखा किसके बीच में, हमारे पदार्थ की जो मूल रूप से तीन अवस्थाएं हैं, जिसे हम कहते हैं ठोस है, द्रव है और गैस है, इनके बीच में, है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब इनके हम अवस्था में परिवर्तन करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हम दो भौतिक राशियों में परिवर्तन करते हैं, एक है तापमान और दूसरा है दाब, है ना। तो समझने की कोशिश करते हैं कि हम तापमान से और जो दाब है उससे अवस्था में परिवर्तन कैसे करते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखिए। तो आप यदि अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हो तो आप तापमान से कर सकते हो, और किससे कर सकते हो भैया, आप दाब से कर सकते हो। तो अभी हम किससे करेंगे, सबसे पहले हम तापमान की हेल्प से, है ना, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जब हम तापमान में परिवर्तन करते हैं तो अवस्था में परिवर्तन किस तरीके से होता है, समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए। तो इसमें देखिए दो चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है भाई, एक तो गलनांक है और दूसरा क्वथनांक है। एक गलनांक है और दूसरी कौन सी चीज है, दूसरी चीज है क्वथनांक, है ना। देखो तो सबसे पहले क्या होगा, आप लीजिए एक ठोस लीजिए, आप ठोस लीजिए और आप ठोस से बनाइए द्रव, ठोस लीजिए और इससे आप क्या बनाइए, द्रव बनाइए। समझने के लिए हम एक काम करते हैं, H2 लेते हैं और H2 जो है वो कौन सी अवस्था में, सॉलिड स्टेट में, यानी कि ठोस अवस्था में लेते हैं, और इससे हम बनाते हैं H2O ही, पर कौन सी अवस्था में, तो भाई लिक्विड स्टेट यानी कि तरल अवस्था में, गैसियस अवस्था में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो भाई ये तो बर्फ हो गया आपका, और ये क्या हो गया, ये आपका जल हो गया। बात समझ में आ रही है। तो जब आप इसको गर्म करोगे, क्या करोगे, जब आप इसको गर्म करोगे, क्लियर हुआ, जब आप बर्फ को गर्म करोगे तो कुछ समय बाद वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हुआ कि जो जल के बीच के जो आपके ठोस के अणु हैं, जब आपने तापमान दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसके अणुओं के बीच की जो दूरी है उसमें परिवर्तन आया। अब जब उसमें परिवर्तन आया तो उसकी अवस्था में भी परिवर्तन आया। मतलब ये कि जब हम तापमान में परिवर्तन करते हैं, किसमें परिवर्तन करते हैं भाई, तापमान में जब हम परिवर्तन करते हैं तो किसमें परिवर्तन आता है भाई, अवस्था में परिवर्तन आता है ना। और समझते हैं इसको। तो ऐसा तापमान जिस पर जो आपका ठोस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई, वो कन्वर्ट हो जाता है द्रव में।
ऐसा तापमान जिसमें आपका जो ठोस है वो परिवर्तित हो जाता है द्रव में, उस तापमान को हम कहते हैं गलनांक। उस तापमान को हम क्या कहते हैं? गलनांक। ऐसा तापमान जिसमें आपका जो ठोस है वो किसमें चला जाता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस तापमान को हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं गलनांक। अच्छा, आपने अभी द्रव बना दिया है ना, अब द्रव को और गर्म करते हैं। देखो ये लगा दिया, इन्होंने ये लगाया हुआ है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। देखो ये बढ़िया मोमबत्ती चल रही है और वो पानी गर्म हो रहा है अपना। अब जब आप द्रव में और तापमान देंगे, है ना, जब आप द्रव में क्या करेंगे? और तापमान बढ़ा देंगे, तो क्या होगा कि आपका जो द्रव है अब वो किस में परिवर्तित हो जाएगा बच्चों? तो वो गैस में हो जाएगा। तो कैसे होगा? तो ये होगा H2O, और कौन सी अवस्था में? तो भाई गैसीय अवस्था में। बात समझ में आ रही है? पहले किस में था? लिक्विड में था, अब किस में आ गया? गैसीय अवस्था में आ गया। तो ऐसा तापमान जिस पर कोई द्रव जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा तापमान जिसमें जो द्रव है, ठीक है, जो द्रव है वो किस में परिवर्तित हो रहा है? गैस में परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसे तापमान को हम बोलते हैं क्वथनांक। तो क्वथनांक कब? जब द्रव से किस में परिवर्तित हो रहा है? वही गैस में परिवर्तित हो रहा है। गलनांक क्या है? जब वो ठोस से किस में परिवर्तित हो रहा है? द्रव में हो रहा है। तो सॉलिड से लिक्विड यदि हुआ तो हम कहेंगे गलनांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, वो मेल्ट हो रहा है, वो गल रहा है, इसलिए हम उसको कहते हैं गलनांक। पर यदि वो द्रव से गैस में परिवर्तित होगा तो हम उसे कहेंगे क्वथनांक, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है? तो गलनांक क्या? ठोस से द्रव। क्वथनांक क्या? द्रव से गैस। क्लियर हुआ? अब देखिए, तो हम ये समझते हैं कि जो हमारा जल है ना, इसका गलनांक क्या होता है और इसका क्वथनांक क्या होता है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, ध्यान से देखिए। तो अभी हम किसके लिए देखेंगे? हम जल के लिए देखेंगे। किसके लिए देखेंगे भाई? हम जल के लिए देखेंगे। अच्छा, एक मिनट, इसको भी हम थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ध्यान से देखो, तो भाई गलनांक कब होगा? ठोस से किसमें होगा? द्रव में होगा, ठीक है। और क्या है गलनांक? एक तापमान है। क्या है? एक तापमान है। इसी तरीके से क्वथनांक क्या है? तो भाई द्रव जो होगा वो किस में परिवर्तित होगा? वो गैस में परिवर्तित होगा। द्रव जो है वो किस में परिवर्तित होगा? गैस में परिवर्तित होगा। तो ये भी क्या है? एक तापमान है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा तापमान जिसपे आपका द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा है आप उसको क्वथनांक कहते हो, और ऐसा तापमान जिसमें वो ठोस से द्रव में हो रहा है उसको आप गलनांक कहते हैं, है ना। तो अभी यदि हम बात करें जल के लिए, फिर किसके लिए बात करेंगे? हम बात करेंगे जल के लिए, है ना। देखो, जल के लिए यदि हम बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और ये भी हम यदि जल के लिए बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो ध्यान से देखिएगा, जल के लिए हम गलनांक की बात करेंगे तो हम कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक की बात करेंगे तो हम कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई? कौन सी दो चीजें कवर की स्टूडेंट्स? हमने कवर किया गलनांक, और कौन सी चीज कवर की? क्वथनांक। तो जल के लिए जो गलनांक है, जिस पर जल जो है यानी कि H2O जो है वो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है, हम उसको कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से जो H2O है ना, जब मैं जल बोल रहा हूं तो आप तरल अवस्था ना समझें। जनरली सामान्यतः हम लोग जो H2O होता है उसको जल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, बट जो एक्चुअल कहानी है वो है H2O। तो जल मतलब द्रव ना समझा जाए, जल मतलब H2O समझा जाए, ठीक है। अब देखिए, पर क्वथनांक क्या होगा? तो जब आपका जो H2O है जो कि जल के रूप में है, जब वो परिवर्तित हो जाएगा किसमें? वाष्प यानी कि गैस के रूप में, ठीक। तो जल के लिए जो आपका H2O के लिए जो आपका गलनांक है भाई वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, और जो क्वथनांक है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो हमने डिग्री सेल्सियस यहां पर यूज किया था, ये जो हमने यहां पर डिग्री सेल्सियस यूज किया था, तो क्या ये अकेली ऐसी इकाई है जिससे हम तापमान को दर्शाते हैं, या फिर और भी कोई इकाई है? तो आपके चैप्टर में एक छोटा सा और पार्ट है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं 2 या उससे ज्यादा तापमानों का आपस में संबंध। बात समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे, जैसे हमने डिग्री सेल्सियस के लिए देखा था, तो हम देखेंगे कि जो तापमान है ना, जो क्या है आपका तापमान है, तो हम देखेंगे कि जो तापमान है इसका स्केल, तापमान का क्या देखेंगे भाई? स्केल देखेंगे। कभी कभी यहां से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो क्या है भाई? तापमान एक भौतिक राशि है ना, तो जितनी भी भौतिक राशियां होती है उन सबकी एसआई मात्रक होती है और मात्रक होती है। तो तापमान की यदि हम बात करेंगे तो तापमान के लिए क्या है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भाई पहली कौन सी है, तो डिग्री सेल्सियस है। पहली कौन सी है? डिग्री सेल्सियस। अच्छा, दूसरी कौन सी है? तो केल्विन है।
पहली है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है केल्विन। तो हम ये देखेंगे, कभी कभी ये सवाल पूछ लेते हैं कि कोई जो तापमान है वो किस में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में, और आपको कन्वर्ट करना है, आपको परिवर्तित करना है किसमें, तो भाई केल्विन में करना है। तो कैसे करोगे, तो उसका एक सिंपल सा रूल है कि जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो होता है 273 केल्विन के जैसा, और आपका जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो होता है 373 के जैसा। अच्छा, इसका जो एक्चुअल वैल्यू है, इसका जो एक्चुअल मान है स्टूडेंट्स, वो है 273.15 केल्विन, और ये है 373.15 केल्विन। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, छोटी कक्षाओं में क्या होता है, वो 273 ही लेते हैं, है ना। बड़ी कक्षाओं में जब तक ये ना बोला जाए कि आप ये वैल्यू लें, आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, तो भैया आपको लेनी है 273 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या, 273 केल्विन। एक दो सवाल लगाते हैं और हम ये देखते हैं कि ये जो तापमान की दो अलग अलग राशियां हैं, दो अलग अलग मात्रक हैं, जिसमें से एक जो है आपका कौन सा, डिग्री सेल्सियस, और दूसरा है केल्विन। तो ये जो केल्विन है ना, ठीक है, ये आपका SI मात्रक है। ये कौन सा है, तो भाई ये SI मात्रक है, और ये सिर्फ एक मात्रक है। सामान्यतः हम लोग डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। हम कहते हैं ना कि भाई जो मानव शरीर है उसका जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। पर जब हमें बुखार आता है तो हम केल्विन में मेजर करते हैं। बात समझ में आ रही है। जब हमें कैलकुलेशन करना होता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, सवाल करने होते हैं, तो फिर हम केल्विन यूज करते हैं। पर जब हमें वातावरण के तापमान की हम बात करते हैं तो हम वहां पर कहते हैं कि भाई डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, समझने की कोशिश करते हैं। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए, तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब भाई क्या दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। एक्चुअल जो वैल्यू है वो 273 केल्विन, दशमलव कितना है अभी आपका 15 केल्विन है, बट आपको ये लेना है, ठीक है। चलो अब देखो, तो अब ये बताओ 10 डिग्री सेल्सियस कितना होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, हमारा जो 273 केल्विन है उसमें हम 10 जोड़ देंगे। तो 273 और कितना जोड़ देंगे भाई, 10 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 283 केल्विन। बात समझ में आ रही है। डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर दिया, है ना। इसी तरीके से हम लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा, तो भाई 273 के साथ आप 25 जोड़ दो, तो कितना आ गया, ये आ गया 298 केल्विन, है ना। कितना आ गया, 298 केल्विन आ गया। तो बात समझ में आ रही है कि आपका यदि आपको डिग्री सेल्सियस भी किस में कन्वर्ट करना है, भाई केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें 273 जोड़ देंगे स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है। चलिए अब क्या देखा भाई, डिग्री सेल्सियस देखा, केल्विन देखा, SI मात्रक क्या है, तो वो आपकी केल्विन है ना। और क्या देखा कि हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ दीजिए, और केल्विन से यदि डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटा दीजिए। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से, है ना। देखो, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो अब देखो हमने ये देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि आप यदि किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको दो इकाई जो है, दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, दो ऐसी गुणधर्म हैं, ठीक है, भौतिक राशियां हैं जिसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। भाई पहली तापमान थी और दूसरी कौन सी है, दाब। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, देखो, आप अवस्था में परिवर्तन कर रहे हो ना, आप किसमें परिवर्तन कर रहे हो, अवस्था में परिवर्तन कर रहे हो ना। तो अब कैसे करेंगे, तो पहले हमने तापमान के हिसाब से किया, अब हम करेंगे दाब के हिसाब से, है ना। देखते हैं, तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो आपका दाब है, ठीक है, जो दाब है उसके कारण अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये सीखा था कि यदि हम किसी पदार्थ के अणुओं के बीच का जो अंतर है या फिर जो दूरी है, यदि हम उसमें परिवर्तन कर दें, ठीक है, तो इससे ये होगा, ठीक है ना, इससे ये होगा कि जो उसका क्या है भाई, उसकी जो अवस्था है उसमें परिवर्तन आ सकता है। समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए। तो अब यहाँ देखो, अब ध्यान से देखो, तो क्या किया गया भाई, एक बर्तन लिया गया, इस बर्तन के अंदर आपने एक पदार्थ बनाया जो गैसीय अवस्था में, देखो उसके बहुत सारे आपको कण दिख रहे होंगे। अब जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप ऊपर से दाब बढ़ा रहे हैं,
है ना। ऊपर से क्या लगा रहे हैं भैया, आप दाब लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो कणों के बीच की जो दूरी है वो कैसी हो रही है, वो कम हो रही है। तो जब कणों के बीच की दूरी कम होगी तो उनके बीच का उसका जो घनत्व है ना, वो कैसा हो जाएगा भाई, वो बढ़ जाएगा। कणों के बीच की यदि दूरी कम होगी तो जो घनत्व होगा वो कैसा होगा भाई, वो बढ़ जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए, मान लेते हैं कि ये गैस भरी हुई है इसमें, है ना, इसमें गैस भरी हुई है। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, देखिए 2 एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया, ध्यान से देखिएगा, है ना। सबसे पहले क्या किया गया भाई, एक बर्तन यहां पर लिया गया और एक बर्तन यहां पर लिया गया। सेम एक ही बर्तन है ना, बर्तन यहां पर लिया गया। अच्छा, इस बर्तन में क्या है, तो भैया यहाँ पर ऐसा एक पिस्टन जैसा लगा हुआ है, जैसा इंजेक्शन में होता है ना वैसे। अब ये गैस भरी हुई है, तो आप देख रहे होंगे गैस के कणों के बीच में काफी अंतर है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं भाई, आप ऊपर से यहां पर दाब लगा रहे हैं। तो आपने ऊपर से लगाया दाब यानी कि प्रेशर। तो जब आप ऊपर से दाब लगाएंगे यानी कि प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा कि इनके बीच में जो कणों के बीच की जो दूरी है, अब इसमें परिवर्तन होगा। तो थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद, ये जो पिस्टन यहां पर दिख रहा है, ये जो यहां पर एक पिस्टन जैसी चीज दिख रही है, क्या होगी, वो यहां पहुंच जाएगी, यहां पर पहुंच जाएगी, ये पहुंच गई, है ना। और ये जो कण आपने लिए थे, ये कण बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे, बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे। जब कण बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे तो ये जो चीज यहां पर गैसियस रूप में थी, ठीक है, ये जो चीज यहां पर कैसी थी, तो भाई ये कैसी थी, तो ये गैस के रूप में थी। और ये कैसे हो जाएगी, तो ये द्रव के रूप में हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने गैस पर बहुत ज्यादा दाब लगाया तो उस दाब के लगने के कारण ये जो कणों के बीच का की दूरी है, कणों के बीच का जो अंतर है, ठीक है, ये भर गया और वो पास पास में आ गए। जब वो पास पास में आ गए तो इसका जो घनत्व है ना, तो जब आपने दाब बढ़ाया तो दाब बढ़ाने से क्या बढ़ गया भाई, घनत्व बढ़ गया। अब जब घनत्व में परिवर्तन आया, दाब बढ़ाया, क्या बढ़ गया भाई, घनत्व बढ़ गया, वो बहुत ज्यादा डेंस हो गया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जो गैस है अब वो किस में कन्वर्ट हो गई, तो वो कन्वर्ट हो गई किसमें भाई, द्रव में कन्वर्ट हो गई। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये कि यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो किसमें परिवर्तन आता है, अवस्था में परिवर्तन आता है। समझने के लिए हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसको हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जो हमारा कुकिंग गैस सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर होता है, उसके अंदर जो गैस भरी होती है वो किस रूप में होती है, तो वो द्रव के रूप में होती है। पर जब वो सिलेंडर से बाहर आती है ना, तो वो किस रूप में आ जाती है भाई, वो गैसीय रूप में आ जाती है। तो क्योंकि सिलेंडर के अंदर जो द्रव है, गैस किस फॉर्म में है, आपकी जो एलपीजी है वो किस फॉर्म में भाई, वो द्रव के रूप में। क्यों है, क्योंकि वहां पर प्रेशर यानी कि दाब बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है, आपने उसको संपीड़ित करके रखा हुआ है, वहां पर प्रेशर या फिर दाब जो है वो बहुत ज्यादा है। अब प्रेशर और दाब बहुत ज्यादा यदि होगा तो उसके जो कण हैं, उसके जो अणु हैं, परमाणु हैं, है ना, उनके बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी। तो आप यदि दाब बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो जो गैस है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, वो द्रव में हो जाती है ना। फिर जब आप उसको ऐसे ऑन करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में आपका जो द्रव है ना, कुछ इस तरीके से। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए भाई, अंदर किस रूप में है, अंदर आपके द्रव के रूप में है, अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है। हाँ, ये बाहर भी द्रव के रूप में रहेगा, बट आपको समझाने के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा एलपीजी सिलेंडर है। बात समझ में आ रही है। अब अंदर जो है वो द्रव के रूप में है, पर जब हम ऐसे करते हैं, जब प्रेशर हम कम करते हैं, तो अब ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये किस रूप में आ गया भैया, गैसीय रूप में आ गया ना। ये देखिए, गैसीय रूप में आ गया, ये अंदर द्रव था, अभी कैसे रूप में आ गया, गैसीय रूप में आ गया। तो अंदर तापमान, अंदर जो दाब था स्टूडेंट्स, वो बहुत ज्यादा था। जब ये बाहर आया तो इसका जो दाब है वो कम हो गया। ध्यान से देखिए, और हम ये भी सीखेंगे कि आपका जो गैस है उसके कण कैसे दूर दूर होते हैं। ध्यान से देखिए, एक इधर गया, एक इधर गया। सो मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये कि जब वो अंदर था तो दाब बहुत ज्यादा था, दाब के ज्यादा होने के कारण उसकी अवस्था कुछ और थी। जब वो बाहर निकला तो वो दाब खत्म हो गया, है ना, और जो कण है वो आराम से पूरे वातावरण में फैल गए और उसकी जो अवस्था है वो बदल गई। इसी तरीके से होता है डिओड्रेंट में। अभी जो परफ्यूम लगाते हैं, स्प्रे लगाते हैं, उसके अंदर भी यही चीज होती है। कैसे होती है, तो भाई वो अंदर कैसा रहता है, लिक्विड रूप में रहता है, तरल रूप में रहता है, द्रव के रूप में रहता है। पर जब आप उसका नोजल प्रेस करते हैं, उस पर दबाव बनाते हैं, वो बाहर जब निकलता है तो वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। यानी कि द्रव से किस में बदल जाता है, वो भाई गैस में बदल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर दाब ज्यादा था
और जब वो वहां से बाहर निकला तो दाब कम हुआ। तो दाब के कम होने से किस में परिवर्तन आया? भाई अवस्था में परिवर्तन आया, है ना। तो अवस्था में यदि आप परिवर्तन करना चाहते हो तो दाब जो है वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इसके पहले हमने ये देखा था कि आप तापमान से कैसे अवस्था में परिवर्तन करेंगे, और अभी हम ये देख रहे हैं कि आप दाब की हेल्प से किस तरीके से अवस्था में परिवर्तन करेंगे, है ना। तो जब भी आप दाब बढ़ाएंगे सबसे पहले क्या किस में परिवर्तन आएगा? घनत्व में आएगा। दाब ज्यादा, घनत्व ज्यादा, तो वो चीज जो है वो क्या बन जाएगी? भाई वो लिक्विड बन जाएगी, तरल बन जाएगी, यदि गैस की आप बात करें तो, है ना। अब यदि आप घनत्व या दाब कम कर देते हैं, जो द्रव है वो वापस से किस में परिवर्तित हो जाएगा? गैस में परिवर्तित हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमने ये सीखा कि दाब एक ऐसी चीज है, इससे हम अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले तो आप इसको नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमने कौन सी चीज देखी? हमने देखा तापमान से अवस्था में परिवर्तन और दाब से अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। तो यदि हम सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर करेंगे तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है स्टूडेंट्स, पर हम देखते हैं कि इसी तरीके का परिवर्तन जिसपे हम जो द्रव होगा, है ना, उसको किस में परिवर्तित करेंगे? गैस में परिवर्तित करेंगे, और हम कहेंगे वाष्पीकरण। तो अगला जो हमारा टॉपिक है जिसे हम आज कवर करने वाले हैं, अभी कवर करने वाले हैं, वो क्या है? तो भाई ये है वाष्पीकरण। बात समझ में आ रही है ना। तो हम देखेंगे वाष्पीकरण। क्यों देखेंगे? क्योंकि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हमारे आसपास हमारे वातावरण में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर हम हर दिन कई बार वाष्पीकरण से रूबरू होते हैं, है ना। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वाष्पीकरण पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक 1 शॉट वीडियो है। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम इस पूरे चैप्टर को एक बार में खत्म करने वाले हैं। हम इसके सारे जो टॉपिक्स हैं उसको एक के बाद एक अपने रडार में लेंगे, बढ़िया से हर एक टॉपिक की हम पिटाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? और इस पूरे चैप्टर को हम खत्म करेंगे एक ही बार में। क्लियर हो गया मतलब? और मैं कोशिश करूंगा कि सारी जो चीजें वो आपके दिमाग के अंदर फिट कर दी जाए। तो ये टॉपिक करने से पहले हमने जो अभी तक पढ़ा है उसका हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? भाई पदार्थ क्या होते हैं। तो हमारे आसपास की हर वो चीज जिसका आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है, जिसका क्या होता है? आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, और जो स्थान घेरती है ना, वो कौन सी चीज है? वो पदार्थ है। वो बड़ा हो सकता है, वो छोटा हो सकता है। फिर हमने ये देखा था कि जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है, और वो जो कण होते हैं उसके कुछ एक गुणधर्म या फिर यानी कि प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन सी होती है? तो भैया बहुत छोटे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, छोटे के साथ साथ हमेशा एक दूसरे गति करते रहते हैं। तीसरी बात, जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। चौथी बात, जो कण होते हैं वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात समझ में आ गई? फिर हमने देखा था कि जो पदार्थ है उसकी अवस्थाएं कौन सी होती है। तो भाई एक तो ठोस अवस्था हो गई, द्रव अवस्था हो गई, गैस अवस्था हो गई। फिर हमने ठोस अवस्था के बारे में सीखा, फिर हमने गैसीय अवस्था के बारे में सीखा, द्रव अवस्था के बारे में सीखा। फिर हमने ये सीखा कि हम अवस्था में परिवर्तन कैसे करेंगे। तो अवस्था में परिवर्तन करने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो उसके कण हैं उसके बीच में जो भी दूरी है, अंतर है, गैप है, उसमें आप परिवर्तन कर दीजिए। तो अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आपने फिर 2 तरीकों को इजाद किया। सबसे पहला क्या? तापमान में परिवर्तन कीजिए। सबसे पहले क्या? तापमान में परिवर्तन कीजिए। तो जब हमने तापमान में परिवर्तन पढ़ा तो हमने उस समय पढ़ा गलनांक क्या होता है, यानी कि ठोस का द्रव में परिवर्तन, और क्वथनांक क्या होता है, यानी कि जो द्रव है उसका गैस में परिवर्तन। जब हमने तापमान की हेल्प से किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया, इसके बाद हमने देखा कि हम दाब की हेल्प से कैसे परिवर्तन करेंगे। तो दाब बढ़ाने से सबसे पहले किस में चेंज आता है? थोड़ी देर पहले जो हमने देखा था भाई, घनत्व में चेंज आता है ना। उसकी जो घनत्व है उसमें परिवर्तन आता है, और जब दाब बढ़ाओगे घनत्व में परिवर्तन आएगा तो अपने आप अवस्था में परिवर्तन आएगा ही आएगा, है ना। तो हमने ये देखा कि अवस्था में परिवर्तन के लिए या तो हम तापमान में परिवर्तन करें या फिर हम दाब में परिवर्तन करें। बात समझ में आ रही है? अब हम देखेंगे इसी तरीके का परिवर्तन जिसको हम कहते हैं भाई वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या है? सिंपल सी कहानी है कि आप एक द्रव लीजिए, है ना, आप इसको क्या कीजिए? द्रव से बना दीजिए, क्या भाई? गैस बना दीजिए। बात समझ में आ रही है? आप द्रव से क्या बना दीजिए? गैस बना दीजिए। पर यहां पर वाष्पीकरण को समझने की जरूरत है। क्या हम तापमान बढ़ा रहे हैं, या वाष्पीकरण वातावरण की जो ऊष्मा है या वातावरण का जो तापमान है, क्या उसको यूज करके द्रव से किस में कन्वर्ट हो रहा है? भाई गैस में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। देखो भाई, वाष्पीकरण हम जरूर इसको पढ़ रहे हैं बच्चों रसायन विज्ञान में, पर ये एक ऐसी चीज है जिसको हम डेली देखते हैं, है ना। अब जब आप कपड़े धोते हो तो कपड़े के अंदर होता है बहुत सारा पानी।
फिर आप उसको सूखने डाल देते हो। तो वो जो पानी है उसको आपने गर्म तो नहीं किया ना कि वो वाष्पीकृत हो गया, वो वाष्प तो वैसे ही नहीं बना, गर्म तो किया नहीं आपने। तो पानी कैसे उड़ गया कि उसने जो वातावरण है उसी की ऊष्मा उसने यूज की। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब वाष्पीकरण कब हुआ? आपने उसको गर्म नहीं किया, उसने क्या किया, जो वातावरण है उसी की ऊष्मा को गेन कर लिया, है ना। उस ऊष्मा को उसने लिया और वो जो द्रव यानी कि जो आपका पानी था कपड़े के अंदर वो वहां से बाहर निकल गया। कुछ इसी तरीके से आपने ये देखा होगा कि गर्मियों के समय पर जो नदी नाले होते हैं, तालाब होता है, वो सूख जाता है। तो क्या आप तालाब में वहां पर हीटर लगाकर उसको गर्म कर रहे हो? ऐसा आप नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये कि एक ऐसी चीज है जिसमें हमें बाहर से ऊष्मा सप्लाई नहीं करनी पड़ रही है, पर जो वातावरण की ऊष्मा है उसके कारण ही आपका जो द्रव है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई? वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिए। ग्लास लिया गया, है ना, ग्लास ली गई, ग्लास के अंदर क्या डाल दिया गया? तो भाई पानी डाल दिया गया। ठीक है, ग्लास ली गई और पानी डाल दिया गया, इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया गया। या फिर कुछ इसी तरीके से एक और ग्लास ली, इसमें पेट्रोल डाल दिया आपने, चलो पेट्रोल डाल दिया। अब आप ये देखेंगे थोड़ी देर बाद जो पेट्रोल है वो तो गायब ही हो जाएगा पूरा, आपने गर्म नहीं किया, राइट, बट पेट्रोल गायब हो गया। इसी तरीके से जो पानी है उसका भी लेवल थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब आप गर्म नहीं कर रहे हो, पर वो जो पदार्थ है जिसकी अवस्था द्रव है वो वातावरण से ऊष्मा ले रहा है और वो अपना जो अवस्था है उसमें परिवर्तन कर रहा है। मतलब जब हम किसी चीज को गर्म नहीं करते हैं, हम उसको क्वथनांक बिंदु, मतलब ये एक ऐसा तापमान जिस पर वो द्रव से किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है, वहां तक लेकर नहीं जाते हैं, है ना। उसके बाद भी वो जो द्रव है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण मतलब किसी भी पदार्थ का जो कि तरल अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, वातावरण की ऊष्मा लेकर अपने आप किससे? द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाना, यही कहलाता है वाष्पीकरण, है ना। तो हमारे आसपास कौन से एग्जांपल्स हैं? तो भाई कपड़े का सूखना, एक गिलास में आप पानी रख दीजिए, पेट्रोल रख दीजिए, थोड़ी देर बाद ये खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से तालाब का सूखना। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बताते हैं कि हमारे आसपास वाष्पीकरण है। कुछ एग्जांपल्स यहां पर भी हैं, देखो, तालाबों से पानी निकल सकता है, पेड़ पौधों से पानी निकल सकता है, नदी नालों से निकल सकता है, मिट्टी से निकल सकता है। आपने देखा ना कि भाई क्या होता है, बारिश होती है, मिट्टी गीली हो जाती है, उसके बाद फिर जब कुछ दिन तक बारिश नहीं होती है, सूरज की रोशनी पड़ती है ना, तो उसके बाद जो मिट्टी है वो सूख जाती है, मतलब वहां से पानी अपने आप निकल रहा है। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसे ही समुद्र से भी। तो वाष्पीकरण जो है वो एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव जो होता है वो वातावरण से ऊष्मा को गेन करता है, ठीक है, खींच लेता है अपनी तरफ, और बदले में क्या होता है, जो द्रव होता है वो क्या बन जाता है भाई? वो गैस बन जाता है। तो ये कौन सी चीज थी? ये था वाष्पीकरण। अब देखो क्या कवर करेंगे भाई, जो वाष्पीकरण हो रहा है ऐसे कौन से कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं? बात समझ में आ रही है? ऐसे कौन से कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, और वाष्पीकरण के कारण क्या होता है? तो भैया शीतलता होती है ना। तो वन बाय वन इन दोनों को अपन कवर करने वाले हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक और वाष्पीकरण की क्या भाई? शीतलता हो रही है इसके कारण। तो पहले देखते हैं कि जो वाष्पीकरण है उसको कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं, है ना। देखते हैं, देखो इसको नोट कर लो, ये देखो। तो अब देखिए कौन सी चीजें हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने कपड़े धोए, बकेट से आप छत पर लेकर गए, फिर आप क्या करते हो? क्या आप कपड़े को सीधे ऐसे रस्सी के ऊपर टांग देते हो या फिर आप उसको फैलाकर डालते हो? तो आपका जवाब होगा सर उसको फैलाकर डालेंगे जल्दी सूखेगा, है ना। तो सबसे पहले देखिएगा, कपड़े को यदि आपने फैलाया तो जल्दी सूखेगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि तापमान ज्यादा है वातावरण का तो भी जल्दी सूखेगा, है ना। तीसरी बात, बारिश के टाइम यदि है तो देर से सूखेगा। चौथी बात, यदि हवा चल रही है तो और जल्दी सूखेगा। इसका मतलब यह हुआ कि वाष्पीकरण की जब बात हो रही है, किसी कपड़े के सूखने की बात हो रही है, कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, कपड़े का सूखना देख रहे हैं बस। पर केमिस्ट्री में हम इसको पढ़ते हैं किसके अंतर्गत भाई? वाष्पीकरण के अंतर्गत। तो वाष्पीकरण जो है वो इन चार जो पैरामीटर्स हैं या फिर कारक हैं उस पर डिपेंड करता है, निर्धारित करता है भाई। सबसे पहले कौन सा? तो सतह का क्या? क्षेत्रफल, है ना। सबसे पहले कौन सी चीज है? तो जो सतह है उसका क्षेत्रफल, राइट। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या? तो जो तापमान है,
दूसरे नंबर पे क्या, जो तापमान है। अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या, वायु की गति। क्या पढ़ेंगे, वायु की गति। बात समझ में आ रही है कि हवा कितनी तेज चल रही है ना। और चौथे नंबर पे क्या देखेंगे कि भाई जो आर्द्रता है, क्या है, आर्द्रता है, उसका मतलब क्या है, आर्द्रता से कैसे कनेक्टेड है। तो आपने ये देखा कि जब आपने कपड़े को फैलाकर रखा तो कपड़े का जो बहुत सारा पार्ट है, बहुत सारा भाग है, वो वातावरण के संपर्क में आया। अब ऐसे रख देंगे तो वो वातावरण के पूरा संपर्क में नहीं आएगा, टाइम बहुत लगेगा, इसलिए कपड़े को फैलाकर डाला जाता है। तो क्या बढ़ता है, सतह का क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है, सतह का क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए और ध्यान से देखिएगा। तो जब सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया तो वाष्पीकरण जो है वो बढ़ेगा। इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का, ध्यान से देखो, है ना। इसी तरीके से तापमान यदि बढ़ेगा, इसी तरीके से तापमान यदि बढ़ेगा तो भी वाष्पीकरण बढ़ेगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, वाष्पीकरण, है ना, तापमान यदि बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। अच्छा, वायु की तेज हवाएं चलेंगी तो कपड़ा जल्दी सूखेगा, सिंपल सी बात है, तो इसका भी मतलब वाष्पीकरण बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है। पर यदि आर्द्रता ज्यादा है, यदि वातावरण में आर्द्रता ज्यादा है, बारिश का टाइम है, तो फिर क्या होगा भाई, वाष्पीकरण फिर कम होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ऊपर लिखने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जब ये चीज बढ़ रही है तो वो चीज भी बढ़ रही है। नीचे लिखने का मतलब यह है ना, 1/, ऐसे नीचे लिखने का मतलब यह है कि जब आर्द्रता बढ़ रही है तो वाष्पीकरण कम हो रहा है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम कितने अच्छे तरीके से देखते हैं कपड़े का सूखना। मतलब ये कि जब कपड़े को आप फैला कर डालोगे तो क्या होगा भाई, उसके सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा और जो वाष्पीकरण है वो ज्यादा होगा। कुछ इसी तरीके से जब तापमान की वैल्यू बढ़ेगी, जब तापमान बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। इसलिए गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, है ना। कपड़े को फैलाकर डालोगे तो वो जल्दी सूखेगा। कुछ इसी तरीके से वायु की गति, यदि हवा तेज चल रही है, यदि हवा तेज चल रही है तो जो हवा के पार्टिकल्स हैं यानी कि कण हैं, वो स्पीडली, बहुत ज्यादा गति के साथ कपड़े से टकराएंगे। जब वो कपड़े से टकराएंगे तो कपड़े के अंदर जो पानी के अणु हैं वो जल्दी जल्दी बाहर निकलेंगे। इसका मतलब ये कि कपड़ा जो है वो जल्दी की तरफ जल्दी सूखेगा। कुछ ऐसे ही तरीके से जब आप आर्द्रता बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे भाई, आर्द्रता बढ़ाओगे, तो आर्द्रता के बढ़ने से क्या होगा कि जल वाष्प की जो मात्रा है पर्यावरण में वो बढ़ जाएगी। अब पहले से ही पर्यावरण में जल वाष्प की मात्रा ज्यादा है और आप पानी के अंदर, वो जो कपड़ा है उसके अंदर से भी जल वाष्प निकालना चाहते हैं। अब क्योंकि पहले से ही जल वाष्प बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो वाष्पीकरण की दर होगी वो कम हो जाएगी। इसीलिए आप यदि ध्यान से देखेंगे तो बारिश के समय पर तापमान तो ज्यादा रहता है, पर आर्द्रता के ज्यादा होने के कारण जो वाष्पीकरण है वो कम होता है। तो बारिश के समय पर कपड़ा तापमान ज्यादा होने के बाद भी देर से सूखता है। क्यों? क्योंकि आर्द्रता ज्यादा होती है ना। तो कौन सी चार चीजें, तो भाई सतह है, तापमान है, वायु की गति है, और क्या है, आर्द्रता है। किसके बारे में पढ़ा हमने? पढ़ा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। बात समझ में आ गई? चलो जल्दी से इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो अब देखो, देख लिया। अब देखते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप भी करना अपने घर पे ना, ध्यान से देखो। ये देखो, ठीक है, ये देखो, आप यदि अपने हाथ पर सैनिटाइजर डालते हो, ठीक, आप यदि अपने हाथ पर सैनिटाइजर डालते हो, पेट्रोल डालते हो, डिओड्रेंट डालते हो, परफ्यूम डालते हो, आपको कैसा फील होता है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपको ठंडा फील होता है ना। क्यों ठंडा फील होता है? तो हम वही चीज को आज पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान में, ठीक है, कि उसके पीछे की जो कहानी है, उसके पीछे की जो साइंस है वो क्या है। जैसे ही आपने हाथ में पेट्रोल डाला, आपने ये देखा कि थोड़ी देर बाद पेट्रोल गायब। इसी तरीके से आपने जब सैनिटाइजर अपने हाथ में डाला, थोड़ी देर बाद वो गायब। इसी तरीके से आपने यदि अपने हाथ के ऊपर नेल पेंट रिमूवर डाला, थोड़ी देर बाद वो गायब। बात समझ में आ रही है? तो ये हो क्या रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि जिस भी चीज को आप अपने हाथ के ऊपर डाल रहे हो वो गायब भी हो रहा है और आपको ठंडा भी फील हो रहा है। इसका मतलब ये कि कुछ तो हो रहा है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई क्या हो रहा है? वहां पर हो रहा है वाष्पीकरण।
क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। और जब वाष्पीकरण हो रहा है तो उसके कारण जो चीज हो रही है वो क्या हो रही है, शीतलता। कहने का मतलब ये कि जब आप पेट्रोल को अपने हाथ के ऊपर डालते हो, ठीक है ना, तो पेट्रोल आपकी हाथ से ऊष्मा लेता है। पेट्रोल ने आपके हाथ से ऊष्मा ले ली और बदले में क्या दिया भाई, शीतलता दी। हमने ऊर्जा का संरक्षण का नियम पढ़ा है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। यदि एक तरफ ऊष्मा गमन कर रही है तो दूसरी तरफ कोल्डनेस भी तो, यानी कि शीतलता भी तो गमन कर रही है। बात समझ में आई? इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि जब आपने पेट्रोल को हाथ के ऊपर डाला या नेल पेंट रिमूवर को आपने जब हाथ के ऊपर डाला तो उसने क्या किया, आपके हाथ से ऊष्मा ले ली। अब वो लिक्विड था, वो द्रव के रूप में था, जब उसने ऊष्मा ले ली तो वो द्रव से क्या बन गया भाई, वो गैस बन गया, है ना। आपके हाथ से उसने ऊष्मा ले ली। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका हाथ है और इसका जो तापमान है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप कैसा हाथ बना रहे हो, तो बेटा वो प्रॉपर कैसे बनाएंगे अभी, है ना। चलो, तो 37 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। क्या है भाई, तो ये हाथ है ना। विज्ञान की दुनिया में पहली बार आपने ऐसा हाथ देखा होगा, राइट। समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं, तो ध्यान से देखो। तो हमने डाल दिया इसके ऊपर थोड़ा सा पेट्रोल। क्या डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया। अब जब पेट्रोल को आपने हाथ के ऊपर डाला तो जो ऊष्मा है ना, जो ऊष्मा है स्टूडेंट्स, ठीक है, हाथ से जो ऊष्मा है वो कहां चली गई, ऊष्मा जो है वो चली गई पेट्रोल में। तो जैसे ही ऊष्मा पेट्रोल में गई, जो पेट्रोल है वो द्रव रूप से किस में आ गया, तो भाई गैस में आ गया। जो पेट्रोल है, ठीक है, गैस लिखा हुआ उधर देख लेना। सो पेट्रोल जो है वो द्रव से किस में आ गया भाई, वो गैस में आ गया। तो हाथ से ऊष्मा कहां गई, पेट्रोल में गई। तो अब जो पेट्रोल है, ध्यान से देखना, ठीक है, जो पेट्रोल है वहां से जो शीतलता होगी वो कैसी आएगी, शीतलता जो होगी वो किस तरफ आएगी, वो हाथ की तरफ आएगी ना। कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। ध्यान से देखो, ऊष्मा जो है वो हाथ से निकल के किस में गई, पेट्रोल में गई। पेट्रोल ने वो ऊष्मा ली और वो किस में बन गया भाई, द्रव से किस में बन गया, गैस में बन गया। तो जब पेट्रोल ने ऊष्मा ली तो बदले में क्या दी उसने, शीतलता दी। बात समझ में आ रही है? जब एक तरफ से उसने ऊष्मा ली तो बदले में क्या दी, शीतलता दी, है ना। तो इसका मतलब यह कि जब कभी भी वाष्पीकरण होता है तो उसके कारण जो चीज हमें मिलती है वो क्या है, वो है शीतलता। तो जब कभी भी वाष्पीकरण होगा उसके कारण हमें क्या फील होगा, शीतलता। बात समझ में आई? ये पहला एग्जांपल था। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जैसे अभी मुझे थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है, मुझे थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है। अब क्यों लग रही है वो बताता हूं। क्योंकि मानव शरीर में पानी होता है, ठीक है। तो जब हमें पसीना आता है, आप ध्यान से देखिएगा, जब हमें पसीना आता है और हम ठंडी हवा में बैठ जाते हैं, या गर्मियों के समय पर जब आपको पसीना आता है पेड़ के नीचे बैठ जाते हो, आपको ठंडा लगता है ना। इसका मतलब ये कि जब हमें पसीना आता है, ठीक है, जब हमें पसीना आता है तो कुछ इस तरीके से होता है। अब मैं फिर एक बार हाथ बनाने वाला हूं और फिर बच्चे बोलेंगे सर आप बना ही नहीं पा रहे हो हाथ। ये चलो, ये हाथ बन गया, चलो ये हाथ बन गया, ठीक है। अब भाई इसके अंदर पानी तो भरा हुआ है ना, बिल्कुल पानी भरा हुआ है। पहले अपन जल के जो है कण बना लेते हैं। ध्यान से देखो, ये जल के कण है, ये अंदर है। अब क्या होगा कि जब गर्मी बढ़ जाएगी, जब गर्मी बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा कि ये जो कण होंगे ये बाहर से गर्मी लेंगे जल के, और ये वाष्प बनकर ऊपर चले जाएंगे, ये वाष्प बनकर ऊपर की तरफ चले जाएंगे। जब इन्होंने गर्मी ली तो ये वाष्प बनकर ऊपर चले गए। जल के कण ने गर्मी ली, वो वाष्प बन के ऊपर चला गया। तो बदले में क्या दिया उसने भाई, शीतलता दिया ना। बदले में क्या दिया उसने, शीतलता दिया। इसलिए जब पसीना आता है, ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो द्रव होता है यानी कि जल होता है, उसका क्या होता है भाई, उसका वाष्पीकरण होता है। क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, ठीक है। अब जब वाष्पीकरण होता है और ठंडी हवाएं चलती, ठंडी वो हमें लगती हैं बच्चों, राइट। अब जब हवाएं चलती हैं और वाष्पीकरण होता है तो वो वाष्प जल जो है वो क्या बन जाता है, वाष्प बन जाके बाहर चला गया। अब जब वो बाहर चला गया तो वो अपने साथ ऊष्मा लेकर गया। तो जब वो ऊष्मा लेकर गया तो उसने क्या दिया भाई, उसने शीतलता दी ना। तो कहने का मतलब जब भी वाष्पीकरण होगा तो क्या मिलेगी आपको, शीतलता। ये दूसरा एग्जांपल था। पहला कौन सा था, पेट्रोल डाला ठंडा लगा। दूसरा कौन सा था, पसीना आया हवा में बैठे ठंडा लगा, है ना। अब तीसरा वाला समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, तीसरा वाला समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए इसको अपन मिटा देते हैं थोड़ी देर, है ना, इस पे चाहिए होगा अपने को। अब तीसरा वाला समझने के लिए ध्यान से देखेंगे। मैंने एक बॉटल लिया, ये लो एक बॉटल लिया, ठीक है, ये लो एक बॉटल लिया। कैसी बॉटल बन गई, तो थोड़ी अच्छी तो नहीं बनी,
पर कोई बात नहीं, अपन उसको फिर से बना लेंगे। ठीक है, एक बॉटल लिया है ना, और यहां पर क्या लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना भाई। जो वातावरण है, ठीक है, जो वातावरण है वो है 25 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर? 25 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। और इसके अंदर भरा हुआ है जल, ध्यान से देखो, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी कहानी है। और यहां पर है ये आपका 3 डिग्री सेल्सियस ले लो। चलो, वातावरण का तापमान कितना? तो भाई 25 डिग्री सेल्सियस, और इसके अंदर जो पानी भरा है वो 3 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये कि ये ठंडा पानी है। अब जब आप बॉटल में पानी को रखते हो जो कि ठंडा है, तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है भाई? वो गर्म हो गया ना। तो आप क्या देखते हैं कि जब आपने बॉटल में पानी रखा है जिसका तापमान 3 डिग्री सेल्सियस है, जो कि ठंडा है बहुत ज्यादा, किसकी तुलना में? वातावरण की तुलना में। तो वातावरण से इसमें क्या आएगी भाई? ऊष्मा आएगी। वातावरण से इसमें क्या आएगी? ऊष्मा आएगी। तो वातावरण में जो जल वाष्प हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, वातावरण से इसमें क्या आएगी? ऊष्मा आएगी। और इसके अंदर से जो शीतलता है, राइट, इसके अंदर से जो शीतलता है वो कहां जाएगी? वो वातावरण में जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वातावरण से आई ऊष्मा और इसके अंदर से जो शीतलता है वो कहां जाएगी? बाहर की तरफ जाएगी। शीतलता का बाहर जाना मतलब तापमान का बढ़ना ना। तापमान का क्या होना? बढ़ना। तो आपने ये देखा होगा कि जो आपकी बॉटल होती है उसके किनारे पर, ठीक है, आपने देखा होगा जो जल वाष्प ऐसे आ जाते हैं। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझने वाली कि हुआ क्या है ना। ये हुआ क्या, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ये कहानी बड़ी सिंपल है। ये हुआ क्या कि पानी कहां से आया। तो कई बच्चों ने कहा होगा, कई बच्चे कहते हैं कई बार कि सर ये जो पानी है बॉटल के अंदर से आया, बट ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, कहानी कुछ और है। अब क्योंकि है ना वातावरण में बहुत सारे जल वाष्प हैं, वो गैसीय अवस्था में है, तो जब वो ठंडे पानी के कांटेक्ट में यानी कि संपर्क में आएंगे तो वो गैस से क्या हो जाएंगे? तो भाई द्रव हो जाएंगे, है ना। तो उसने क्या किया? अपनी जो ऊष्मा है, ध्यान से देखिए, वातावरण के अंदर जो भी जल वाष्प हैं उन्होंने अपनी जो ऊष्मा है वो किसको दे दी? अंदर वाले पानी को दे दी। ऊष्मा लेकर आए और किसको दे दी? अंदर वाले पानी को दे दी। तो वातावरण से जो ऊष्मा आई वो अंदर गई और अंदर से शीतलता निकली। बात समझ में आ रही? तो अंदर वाली चीज गर्म हो गई, है ना, अंदर वाली चीज क्या हो गई? गर्म हो गई। और जो वातावरण है वो ठंडा हो गया, क्योंकि इसने ऊष्मा ले ली, जिससे ऊष्मा ली वो ठंडा हो गया, है ना, और जिसने ऊष्मा ली वो गर्म हो गया। तो वातावरण होता है ठंडा, ठीक, और अंदर का जो जल है बच्चों वो कैसा हो जाता है? वो गर्म हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक और बार इसको समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा, है ना। देखो, तो क्या हुआ कि अब देखिए स्टार्टिंग में क्या था भाई? ये जो जल था अंदर का ये ठंडा था, ठीक है, ये कैसा था? ठंडा था, और वातावरण आपका गर्म था, है ना। अब क्या हुआ कि जल ने वातावरण से ऊष्मा ले ली, जल ने वातावरण से ऊष्मा ले ली। अब वातावरण में क्या थे? बहुत सारे वाष्प थे। वो जो वाष्प हैं, ठीक है, वो यहां पर आकर जमा हो गए। अब जब वो यहां पर आकर जमा हो गए तो उन्होंने अंदर से ठंडक ले ली। जल ने अपनी जो ठंडक है वो बॉटल के थ्रू, बॉटल के सरफेस के थ्रू, सतह के थ्रू किसको दे दी? जलवाष्प को दे दी। तो जो जलवाष्प है, ठीक है, जो कि गैसीय अवस्था में है, उसने अंदर से ठंडक ली। ठंडक लेने से क्या होता है भाई? सघनता बढ़ जाती है ना। जो वाष्प है वो क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। ऊष्मा देने से द्रव जो है वो वाष्प बन जाता है, और ऊष्मा लेने से, है ना, ऊष्मा आपने दिया द्रव को तो वाष्प बन गया, और वाष्प ने अपनी ऊष्मा दे दी तो वो द्रव बन गया, सीधी सी बात। तो क्या हुआ कि जो बाहर से वाष्प आए, ठीक है, उन्होंने क्या किया? अंदर से शीतलता ले ली, और जो वाष्प थे वो क्या बन गए? द्रव बन गया। तो ये पानी ऐसा यहां पर ऐसा बहना स्टार्ट कर जाता है। ध्यान से देखो, है ना, देखो जैसा जो पानी है वो आप देखना बॉटल से ऐसा बह जाता है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए ये थी अपनी बॉटल, क्लियर हुआ? तो क्या हुआ कि भाई बॉटल के अंदर का जो जल है वो हो गया गर्म, और जो वातावरण था, है ना, उसने अपनी ऊष्मा किसको दे दी? वो इस जल को दे दी। तो वातावरण थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से ठंडा हो गया। इसका मतलब ये कि जो वातावरण है उसने अपनी ऊष्मा किसको दी? पानी के अंदर जो जल था उसको, सॉरी, बॉटल के अंदर जो पानी था उसको दी, है ना। तो क्या हुआ उससे कि ऊष्मा चली गई इसके अंदर, तो वापस में क्या आई भाई? शीतलता आई। तो तापमान किसका बढ़ा? तो तापमान बढ़ा ये जो अंदर जल है इसका, और जो वातावरण है उसका तापमान क्या हो गया? तो उसको अपन करेक्ट कर लेते हैं भाई, वो कैसा हो गया? तापमान जो है वो कम हो गया। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये कि जब कभी भी वाष्पीकरण होगा, जब कभी भी वाष्पीकरण होगा स्टूडेंट्स, तब क्या होगा कि जिसने ऊष्मा दी है
जिसने ऊष्मा दी है उसको ठंडक फील होगी, ठंडक महसूस होगी, यानी कि शीतलता होगी। तो वाष्पीकरण के होने से होती है शीतलता। बात समझ में आ रही है? देखिए तो क्या देखा, पदार्थ की अवस्थाएं देखी है ना, और लास्ट में देखा वाष्पीकरण। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं तो हम लोगों ने देख ली। पर अब सवाल पैदा होता है कि सर आपने गैस कब बनाया था, द्रव को ऊष्मा देकर आपने गैस बनाया था। अब यदि आप गैसीय अवस्था को और ऊष्मा देते हैं तो क्या कुछ होता है? तो समझने के लिए चलते हैं अगली वाली स्लाइड की तरफ, ध्यान से देखिएगा, है ना। देखो अब देखो, सबसे पहले क्या लिया भाई आपने, ठोस लिया। सबसे पहले क्या लिया आपने, ठोस लिया, है ना। ठोस को आपने क्या किया, ऊष्मा दी। चलो ऊष्मा बना देंगे यहां पर, ये बना दी ऊष्मा। चलो बात समझ में आ रही है? तो ठोस को आपने क्या दी भाई, ऊष्मा दी। ये लो, आज बहुत सारी मोमबत्ती जलाना है बच्चों। बात समझ में आ रही है? आज इस पूरा जो चैप्टर है ना, इसको हम समझकर ही रहेंगे। एक ही बार में पूरा चैप्टर जो है वो मैं आप लोगों का कवर करवा रहा हूं, है ना। अब ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले भाई ठोस था, है ना। अब ठोस को आपने क्या किया, आपने ऊष्मा दी। तो जो ठोस है वो किस में परिवर्तित हो गया, तो भाई वो द्रव में परिवर्तित हो गया। ये हो गया, देखो जो ठोस को आपने ऊष्मा दी वो द्रव में परिवर्तित हो गया। मतलब ये कि जो कणों के बीच का जो गैप है, जो अंतर है, वो बढ़ा दिया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, आपने और ऊष्मा दी, तो जो द्रव है वो किस में परिवर्तित हो गया, तो भाई वो गैस में परिवर्तित हो गया। यहां तक तो कहानी बड़ी आसान है, ऐसा तो हम देख ही लेते हैं, है ना। पर क्या हो यदि हम गैस को और ज्यादा ऊष्मा दें, क्या हो यदि हम गैस को और ज्यादा ऊष्मा दें, तो क्या होता है कि जब गैस के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जब आप उनको बहुत ज्यादा ऊष्मा देते हैं, बहुत ज्यादा तापमान बढ़ा देते हैं, तब वो जो गैस होती है वो आयनीकृत हो जाती है। कैसी हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है, यानी कि गैस में बन जाते हैं आयंस। और वो जो आयनीकरण अवस्था है प्लाज्मा, कौन सी अवस्था, तो भाई आयनीकरण, आयनीकृत ले लो आप। बात समझ में आ रही है? तो जो आयनीकृत अवस्था है उसको अपन कहते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कैसी अवस्था है, आयनीकृत अवस्था है। कब मिलती है, तो जो आपने गैस लिया है ना, इस गैस का आपने तापमान बढ़ा दिया, गैस का आपने तापमान बढ़ा दिया। जब गैस का तापमान बढ़ाया तो क्या हुआ, इसके अंदर के जो कण थे वो कैसे हो गए भाई, आयनीकृत हो गए, है ना। जब वो आयनीकृत होंगे तो क्या होगा, आयनीकृत होने के कारण आयंस बन जाएंगे। तो ये जो आयंस की अवस्था है, आयनों की अवस्था है, इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा। बात समझ में आ रही है? तो अभी हमने चौथी अवस्था देखी। हालांकि इसमें सिलेबस में बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, पर आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मतलब ये कि जब आप एग्जाम पेपर देने बैठे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से एक वीडियो देखकर आए हैं जिसमें पूरा जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर कराया गया है। बात समझ में आ रही है? तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो क्या हुआ, सॉलिड से बनाया लिक्विड, ठोस से बनाया द्रव, उससे बनाया गैस, और गर्म किया तो क्या मिल गया भाई, प्लाज्मा मिल गया। तो हमारा जो आयनोस्फीयर है, यानी कि आयन मंडल है, वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तो भाई प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखते हैं, यह हमारी अंतिम अवस्था थी। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा चैप्टर है उसमें हमने मुख्य रूप से किन चीजों को कवर किया, है ना। ध्यान से देखिए, तो हुआ क्या, हमने क्या क्या कवर किया। सबसे पहले तो भाई हमने देखा पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है। ध्यान से देखिएगा, पूरा जो चैप्टर है वो मैं अब आपके सामने अगले कुछ समय में बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट करने वाला हूं। आपको बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। बात समझ में आई? तो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। भाई चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। मतलब हर वो चीज जो आपको अपने आसपास दिख रही है वो किसी भी अवस्था में है, वो है पदार्थ। आप यदि ठोस की बात करें तो आपकी कुर्सी, ठीक है, टेबल, बॉटल। द्रव की बात करेंगे तो पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना, दूध हो गया। इसी तरीके से गैस की बात करेंगे, ठीक है, तो अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये अलग अलग ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पदार्थ हैं उसको इस चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो हम मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। तो कौन सी बिंदु है, ध्यान से देखिएगा। तो भाई सबसे पहले, एक मिनट, देखो कौन सी, तो भाई सबसे पहले पदार्थ का भौतिक स्वरूप, है ना। इसके बाद पदार्थ के कणों के गुण, पदार्थ की अवस्था और अवस्था में परिवर्तन और वाष्पीकरण। एक बार फिर से, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ के कणों के गुण, पदार्थ की अवस्था, अवस्था में परिवर्तन, वाष्पीकरण। बात समझ में आ रही है?
ठीक है। तो भौतिक गुण जब हमने देखे थे पदार्थ के, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो पदार्थ के कण होते हैं, है ना, सबसे पहले तो ये देखा कि भाई पदार्थ क्या होता है। तो अगले 10-15 मिनट तक, जब तक ये चीजें मैं कनेक्ट करवाने वाला हूं, बिल्कुल अपना पेन अपनी कॉपी सब एक तरफ रख दीजिए और बिल्कुल आप स्क्रीन पर नजर जमा लीजिए। बात समझ में आ रही है? अगले 15 मिनट में इस पूरे चैप्टर को हम बढ़िया तरीके से निपटाने वाले हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलिए इस चीज को अपन लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। जस्ट अ मिनट, ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट करने वाला हूं मैं इस पूरे चैप्टर का बढ़िया से रिवीजन। ठीक है, देखो चलिए स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ कि पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक्स को हमने बहुत इफेक्टिवली कवर कर लिया। अब क्या देखते हैं, जिन टॉपिक्स को हमने कवर किया उसको जल्दी से आपके दिमाग के अंदर फिट करते हैं। अगले 5 से 10 मिनट अपनी जो कॉपी है, पेन एक तरफ रख दीजिए और ध्यान से जो चीज मैं जो चीज बताने वाला हूं उसको ध्यान से देखिए। तो भाई किन चीजों के बारे में देखा? पदार्थ, हमारे आसपास की हर वो चीज जो किसी भी अवस्था में हो सकती है, ठीक है, जिसका आयतन होता है, जो स्थान घेरती है, और जिसका द्रव्यमान होता है। आयतन कैसा भी हो सकता है, निश्चित अनिश्चित कैसा भी हो सकता है, पर जिसका आयतन होता है, जिसका एक आकार होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है ना, वो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत छोटी हो सकती है, ठीक है, वो पदार्थ है। जब पदार्थों के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो अगली कड़ी में फिर हमने ये जोड़ा कि जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग कणों से मिलकर बने होते हैं। तो फिर हमने कणों के बारे में जाना, तो क्या जाना कि जो कण होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, हम उन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जितने भी कण होते हैं क्या उनके बीच में गैप यानी कि अंतर होता है? तो बिल्कुल रिक्त स्थान होता है कणों के बीच में। तीसरा, जो पदार्थ के कण होते हैं, ठीक है, वो निरंतर गति करते रहते हैं। तो वायु वाले तो आपको दिख जाएंगे, गैस वाले कण आपका उसका जो गति है वो दिख जाएगी, बट सॉलिड के अंदर यानी कि ठोस के अंदर भी जो कण होते हैं वो गति कर रहे होते हैं, बट वो हमें दिखते नहीं हैं, है ना। और चौथी कौन सी चीज देखी कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में परस्पर आकर्षण बल लगता है, और यही वो आकर्षण बल है जो सभी कणों को जोड़कर रखता है और इससे पदार्थ जो है उसका निर्माण होता है। तो क्या देखा भाई? पदार्थ देखा, पदार्थ के कण ने देखे। अब क्या देखेंगे? पदार्थ की अवस्थाएं देखेंगे। तो मूलतः हम 3 अवस्था के बारे में बात करेंगे, ठोस, द्रव, गैस। और भी अवस्थाएं हैं जिसे हम बाद में कवर करते हैं, बट सबसे पहले ठोस। आकार कैसा? फिक्स्ड यानी कि निश्चित। आयतन कैसा? फिक्स्ड यानी कि निश्चित। सीमाएं निर्धारित होती हैं, सीमाएं में परिवर्तन नहीं होता है ठोस के लिए, है ना। इसके बाद द्रव की बात करते हैं, तो द्रव में क्या देखा कि जो आयतन है वो निश्चित है, पर जो आकार है वो बदलता रहता है। आप बर्तन का यदि आकार बदलेंगे और आप यदि उसमें पानी डालेंगे तो पानी का भी वही आकार होगा जैसा बर्तन का आकार है। तो क्या देखा कि जो तरल होते हैं यानी कि द्रव होते हैं उनका आकार जो है ना, वो अनिश्चित होता है। आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। और वो क्या होते हैं भाई? तरल होते हैं। ये चीज देखी। फिर बातें की हमने गैसेस के बारे में, है ना, यानी कि गैसों के बारे में बात की। तो इसमें जो आकार था और आयतन था ये दोनों अनिश्चित होते हैं, और परमाणु और उसके जो अणु होते हैं, कण होते हैं गैस के, वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो आयतन, गैस के लिए जो आयतन था या आकार था वो अनिश्चित होता है। ठोस के लिए देखा, द्रव के लिए देखा, फिर गैस के लिए देखा। जब ये सारी चीजें हमने देख ली तो फिर हमने ये जाना कि यदि हम इनमें से किसी एक अवस्था को दूसरे में यदि परिवर्तित करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए हमने ये देखा कि हम कुछ ऐसे तरीके बनाते हैं जिससे हम किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकें। जैसे ठोस से आपने द्रव बनाया, द्रव से आपने ठोस बनाया, है ना, द्रव से आपने गैस बनाया, गैस से आपने द्रव बनाया। तो हमने अलग अलग तरीके के पदार्थ में जो अवस्थाएं हैं उसमें परिवर्तन के तरीके देखे, है ना। तो अब जब आप किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक छोटा सा काम करें। जिस कणों से मिलकर वो पदार्थ बना है उन कणों के बीच में यदि आपने जो दूरी है उसको यदि आपने चेंज कर दिया, उन कणों के बीच की दूरी को यदि आपने चेंज कर दिया तो उससे क्या होगा? वो जो पदार्थ है उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, है ना। तो पदार्थ में जब परिवर्तन की बात हुई, उसकी अवस्था में जब परिवर्तन की बात हुई तो आपने ये देखा करना क्या है? कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन करना है। फिर आपने ये देखा कि 2 ऐसे तरीके हैं जिससे हम जो पदार्थ है, राइट, उसकी जो अवस्था है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो भाई पहला कौन सा देखा? तो तापमान देखा, है ना, कि तापमान में परिवर्तन करोगे, कणों के बीच की अंतर जो दूरी होगी उसमें परिवर्तन होगा, और पदार्थ की जो अवस्था है, जो स्टेट है मैटर का, पदार्थ का, उसमें भी क्या होगा? चेंज होगा, परिवर्तन होगा। कैसे होगा? तो जब हम ये देख रहे थे कि तापमान से, है ना, पदार्थ की अवस्था में कैसे परिवर्तन होगा, तो हमने 2 बिंदुओं के बारे में जाना। भाई पहला तो गलनांक है, जिसमें जो ठोस अवस्था है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है? तरल अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में। तो उसमें हमने ये देखा, उसमें हमने जल का यानी कि H2O का एग्जांपल लिया। हमने देखा कि जो हमारी बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, ठोस से तरल यानी कि द्रव में परिवर्तित हो जाती है।
तो हमने ये जाना कि ऐसा तापमान जिस पर जो ठोस है आपका वो द्रव में परिवर्तित हो गया, तो उस तापमान को आप कहते हैं गलनांक, राइट। इसके बाद अब वो पानी बन गया ना, द्रव में आ गया ना, फिर हमने उसको और गर्म किया, हम पहुंचे 100 डिग्री सेल्सियस पे, और जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे तो वहां पर हमने देखा कि अब वो तरल से गैस में परिवर्तित हो रहा है। मतलब ये कि एक ऐसा तापमान, ठीक है, एक ऐसा तापमान जिस पर जो तरल या द्रव है वो गैस में परिवर्तित यदि हो रहा है तो वो होगा क्वथनांक। क्या होगा? क्वथनांक। तो तापमान से अवस्था में परिवर्तन के समय पर हमने ये दो चीजें देखी, एक गलनांक देखा, एक क्वथनांक देखा। अच्छा, एक छोटी चीज हमने और देखी कि जो तापमान होता है उसकी कुछ एक इकाइयां होती हैं, है ना, ऐसा ही मात्रक होता है। तो क्या होता है भाई? केल्विन होता है। दूसरा कौन सा होता है? डिग्री सेल्सियस होता है। हमने ये जाना कि आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो कोई भी तापमान यदि डिग्री सेल्सियस में गिवन है और आप यदि इसको केल्विन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप उसमें 273 जोड़ दीजिए। एक्चुअल जो मान या मूल्य है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 273.15 है, ठीक है, बट हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए सिर्फ 273 जोड़ेंगे, है ना। तो आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन यदि बनाना चाहते हैं 273 जोड़ दीजिए। बात समझ में आ रही है? जैसे यदि हम बात करें अपने वातावरण के आसपास के तापमान की, जिसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, कितना होता है भाई? 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो डिग्री सेल्सियस में तो आपने 25 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, पर केल्विन में कितना हो जाएगा? तो 25 में आप कितना जोड़िए? 273 जोड़िए, कितना आ जाएगा? 298 केल्विन। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, जैसे हमारे आसपास का तापमान, है ना, बट कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जिसे हम केल्विन में भी मेजर करते हैं। आपने सुना होगा जब आपको बुखार आता है तो कई बार बोला जाता है कि 102 डिग्री है ना, 101 डिग्री है। तो ये डिग्री लगाना ही गलत है, क्योंकि वो डिग्री सेल्सियस नहीं है स्टूडेंट्स, वो क्या है? केल्विन है, सॉरी फ़ारेनहाइट है, वो डिग्री फ़ारेनहाइट है। एक और यूनिट होती है तापमान की, वो डिग्री फ़ारेनहाइट है, जिसको हम फिलहाल में कवर नहीं करेंगे, पर वो डिग्री सेल्सियस नहीं है, क्योंकि आप यदि 102 डिग्री सेल्सियस पे किसी इंसान को लेकर जाएंगे तो वो तो पहले ही स्वाहा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वो डिग्री सेल्सियस नहीं है, ध्यान से देखेंगे। तो पदार्थ में जो आपका तापमान होता है उसकी अलग अलग इकाइयां हो सकती हैं। डिग्री सेल्सियस हो सकता है, केल्विन हो सकता है जिसको हमने अभी देखा, फ़ारेनहाइट हो सकता है जिसके बारे में मैंने बात की। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हुआ बट कनेक्ट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर हमने देखा कि हम यदि अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? दाब देना पड़ेगा, है ना। तो उसमें क्या हुआ? तो इसमें यह हुआ कि आप यदि दबाव बढ़ाते हैं, गैस लिया आपने कंटेनर में, एक बर्तन में आपने गैस लिया, एलपीजी ले लेते हैं हम लोग, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, है ना, और यदि आप उस पर दाब बढ़ाएंगे तो उसके जो अणु हैं, परमाणु हैं, कण हैं, वो पास पास में आने लगेंगे। जब वो पास पास में आने लगेंगे, जो उसका घनत्व है वो क्या होगा भाई? वो बढ़ जाएगा। अब जैसे ही घनत्व बढ़ेगा तो उसकी अवस्था में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि किसी गैस को आप यदि संपीड़ित करते हैं, बहुत ज्यादा उसके ऊपर आप यदि दाब लगाते हैं, तो उससे क्या होगा कि उसके जो कण है वो बहुत पास पास में आ जाएंगे, और है ना, जब वो बहुत पास पास में आ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। तो आप दाब की हेल्प से भी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो परमाणु है, अणु है या कण है, उनके बीच का जो अंतर है उसको कम ज्यादा करना पड़ेगा। कम ज्यादा कैसे करोगे भाई? तापमान से करोगे, और किससे करोगे? दाब से करोगे, है ना। इसके बाद इसी तरीके का हमने एक परिवर्तन देखा जिसको हमने वाष्पीकरण कहा। ये देखो लिखा हुआ है, क्या देख लिया भाई? भौतिक स्वरूप देख लिया, है ना, कणों के गुण देख लिया, अवस्थाएं देख लिया, अवस्था में परिवर्तन देख लिया, क्या देखा? वाष्पीकरण देखा। अब वाष्पीकरण क्या है? तो हमने देखा होगा गर्मियों के समय पर तालाब, नदी, नाले ये सब सूख जाते हैं, या फिर आप एक ग्लास में पानी रखिए, आप शाम तक देखेंगे तो वाटर का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब आपने पानी को गर्म नहीं किया स्टूडेंट्स, पर उसके बाद भी उसने वातावरण से ऊष्मा ली, 100 डिग्री सेल्सियस तक वो गया ही नहीं, वो अपने क्वथनांक बिंदु तक गया ही नहीं पानी, पर वातावरण से उसने ऊष्मा ली और वो धीरे 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 धीरे, जैसे धीरे धीरे आपकी एग्जाम की तैयारी हो रही है ना, ऐसे ही वो जो जल है वो धीरे धीरे क्या हो गया भाई? वाष्प में परिवर्तित हो गया। बात समझ में आ रही है? तो क्वथनांक के पहले, क्वथनांक कितना जल का भाई? 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक बिंदु के पहले किसी भी तापमान पर जो द्रव होता है यदि वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। फिर हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब हम कपड़े सुखाते हैं तो हम किन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो हमने देखा कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, है ना। तो सबसे पहले सतह ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि जो कपड़े उनको फैलाकर रखिए, ठीक। इसके बाद क्या किया? हमने कहा भाई तापमान ज्यादा होना चाहिए, गर्मियों के समय जल्दी सूख जाते हैं, है ना। अच्छा, ये हुआ। फिर ध्यान से देखिएगा, स्पीडली जरूर करवा रहा हूं बट सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएंगी बच्चों। बात समझ में आ रही है? फिर देखो,
तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण जल्दी होगा, कपड़े जल्दी सूखेगा। तीसरी बात, आप यदि वायु की गति बढ़ा देते हैं या वायु की गति बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। चौथी बात, यदि आर्द्रता ज्यादा है तो कपड़ा देरी से सूखेगा। इसलिए बारिश के समय पर तापमान तो ज्यादा होता है, बट आर्द्रता के ज्यादा होने के कारण जो कपड़ा है वो आपका कैसे भाई देर से सूखता है ना। तो ये चार वो कारण थे जिससे हमने ये देखा कि वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। कौन से? तापमान, सतह का जो क्षेत्रफल है ना, इसके बाद कौन सी चीज, वायु की गति और आर्द्रता, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि जब वाष्पीकरण होता है तो शीतलता आती है। समझने के लिए मैंने अपने हाथ पर पेट्रोल डाला, जलाना नहीं है, सिर्फ डालना है, राइट। अब पेट्रोल डाला, आपको ठंडा फील हुआ, मतलब ये कि जो पेट्रोल था उसने मेरे हाथ से ऊष्मा ली और वो द्रव से बन गया गैस, तो उसने मेरे हाथ से ऊष्मा ली, बदले में शीतलता दी ना। तो जब कभी भी वाष्पीकरण होगा किसी भी चीज का, वो दूसरी चीज को हमेशा शीतलता देती है। समझने के लिए हमने एक और एग्जांपल लिया, पसीना आना। तो जब गर्मियों के समय पर पसीना आपको ज्यादा आता है और आप एक जहां पर हवा चल रही होती है वहां बैठ जाते हैं तो आपको ठंडा फील होता है, क्योंकि जो आपके बॉडी के जल के जो कण हैं वो वाष्प बनकर बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो पसीने आने के कारण, या आप यदि अपने हाथ के ऊपर नेल पेंट रिमूवर डालते हो, या आप पेट्रोल डालते हो, या फिर आप सैनिटाइजर डालते हो, तो इससे क्या होता है कि वो आपके हाथ से ऊष्मा लेता है। ऊष्मा लिया और बदले में क्या दिया, शीतलता दिया। तो वाष्पीकरण यदि होगा तो उससे शीतलता आएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजों को हमने अभी इस चैप्टर में कवर किया। क्लियर हुआ? ठीक है। अब क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है, इसलिए आप क्या करेंगे कि आप ऐसे ही और भी वीडियोस को सर्च करेंगे, ठीक है। पर उसमें कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ध्यान से देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि जब आप ऐसी वीडियोस को YouTube पे सर्च करते हो तो उस सिचुएशन में आपको मिलती नहीं और थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसके पीछे का एक छोटा सा सॉल्यूशन, आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है और आपको लिखना है www.magnetbrains.com। जब आप यहां पर जाएंगे तो आप ये देखेंगे इस तरफ लिखा हुआ है रजिस्टर फॉर फ्री, और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब ये नहीं कि हम 3-4 वीडियोस आपको पढ़ा दें और उसके बाद फिर हम बोलें कि रजिस्ट्रेशन करवाना है, नहीं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सारी वीडियोस, ठीक है, आपका पूरा स्टडी मटेरियल हर तरीके से बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड करता है। तो आप क्या करेंगे भाई, आप यहां पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर फ्री। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी की पूरी एजुकेटर्स की टीम आ जाएगी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी प्लेटफॉर्म से, ठीक है। जब आप यहां क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं भाई, आपने क्लिक किया, ये होगा। तो यहां पर सारे जो गुरुजी हैं, सारे जो टीचर्स हैं, सारे जो एडुकेटर्स हैं, जो दिन रात आपके लिए लगे हुए हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे, है ना। अब मानकर चलते हैं कि आप पढ़ना चाहते हैं भौतिक विज्ञान, तो आप यहां क्लिक कर दीजिए। अब मानकर चलते हैं कि आपको यदि रसायन विज्ञान पढ़ना है, क्योंकि आज के चैप्टर में तो हमने बहुत मजे लिए हैं इस चैप्टर के, राइट, तो आप यहां पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस जगह पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहां पर हम हर किसी भी चैप्टर को हर तरीके से पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे? देखो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम कवर कराते हैं। मतलब ये कि जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो वो आपका टारगेट नहीं होता, वो टारगेट होता है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी प्लेटफॉर्म का। बात समझ में आ रही है? जिसमें हम सारे टीचर्स इन सारे बिंदुओं पर आपके लिए दिन रात स्टडी मटेरियल जो है वो बनाते रहते हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा है फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? तो देखो क्या क्या मिलेगा, तो भाई एनसीईआरटी का पूरा पाठ्यक्रम मिलेगा आपको। एनसीईआरटी के अंदर जितने प्रश्न हैं वो सारे करवाए जाएंगे, एमसीक्यूज करवाए जाएंगे और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो करवाए जाएंगे। अच्छा, जब ये हो जाएगा, है ना, उसके बाद फिर जो है एग्जाम सीरीज आएगी, वो भी लगाएंगे अपन लोग, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स हमने बहुत स्पीड ली बट बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे चैप्टर को खत्म किया आज, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ऐसे ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपको सारी वीडियोस मिलती हैं कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक बिल्कुल फ्री। मतलब ये कि आपको किसी भी तरीके का पैकेज खरीदने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, वहां पर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी सर्च कीजिए और आपको ये सारी जो चीजें हैं, है ना, वो वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या कवर किया भाई, हमने कवर किया कक्षा 9वीं का जो पहला वाला पार्ट है या फिर अध्याय है, उसे हमने कवर किया। क्या नाम था? हमारे आसपास के पदार्थ। आप बार बार इसको रिपीट करके देखिएगा, वो पूरा जो चैप्टर है वो आपके दिमाग के अंदर अभी तक फिट हो चुका है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब मिलते हैं अगली वाली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।